सभी को नमस्ते, हेलो। मेरा नाम ऐश्वर्या मोहंती है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द डे 2 ऑफ दिस केस स्टडी वर्कशॉप। सो येस्टरडे एक छोटा सा ग्लिच हमारी तरफ से, एक टेक्निकल ओवरसाइट रहा जिसकी वजह से कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो आज का सेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सिंसियरली सेइंग सॉरी टू देम, क्योंकि यू हैड ब्लॉक्ड योर टाइम्स फॉर अस एंड बिकॉज ऑफ एन ओवरसाइट फ्रॉम आवर एंड आप लोग वो सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए। बट टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट वी डू हैव अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग। हमारे पास कल का पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, सो वंस वी अपलोड इट हम वो लिंक आप सबके साथ शेयर कर देंगे। एंड कल जो मेल हमने सेंड किया था उसमें हमने मेंशन किया था कि आज वील स्टार्ट विद अ ब्रीफ रिकैप। हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट येस्टरडे, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट मे बी द फर्स्ट 20 मिनट्स जो एक इनिशियल केस स्टडी को लेके बातें थी उन्हें छोड़ के वील गेट इनटू डेटा गैदरिंग एंड की एलिमेंट्स जो है उन पे बात करेंगे बहुत क्विकली। एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एडवांस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स एंड डेटा इंटीग्रेशन इन योर केस स्टडीज, राइट? सो बिफोर दैट कल हम लोग मीटिंग मोड में थे, आज वेबिनार मोड में है। सो आई कैन नॉट सी एनी ऑफ यू, मैं आप लोग को आज देख नहीं सकती, बस नाम पढ़ सकती हूँ। तो अगर वेन एवर वी गेट इन टू Q&A, हम जब भी क्वेश्चन आंसर के लिए ये स्पेस ओपन करेंगे तो आप लोग या तो चैट बॉक्स में या Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, तो आई कैन रीड देम एंड आंसर देम। या फिर आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक, आप बात करना चाहते हैं, आप अपने हैंड्स रेज करिए, तो आई कैन गिव यू एक्सेस और फिर हम लोग वो क्वेश्चन इन पर्सन ले सकते हैं, राइट? वर्बली ले सकते हैं। सो वी डू हैव दैट ऑप्शन, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। So let's begin today's session. It's 3:06. Good time to start. All right. Great. So कल हमने जो किया था, जस्ट टू ब्रीफली रिकैप, वाज अंडरस्टैंडिंग केस स्टडीज। केस स्टडीज के बारे में हमने समझा था, उनका पर्पस क्या होता है, क्यों लिखते हैं, जरूरत क्या है। फिर वी वेंट ऑन टू कि पहला स्टेप जो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। देन वी वेंट ऑन टू नो अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्टडी। सो टुडे वील जस्ट डू अ क्विक रिकैप। उसके पहले डे 2, आज हम लोग एक्चुअली वी लुक इन टू एडवांस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। कि कल बहुत सारे सवाल थे कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, उसको इजी कैसे बनाए, रीडेबल कैसे बनाए। तो आज हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दैट टच करेंगे। डेटा इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग अपनी स्टोरी में, सो दैट वो बहुत मंडेन या बोरिंग ना हो। अगेन एथिकल कंसिडरेशंस विच आर वेरी क्विक पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली आपका जो केस स्टडी उसे आप रिव्यू और फाइनलाइज कैसे कर सकते हैं। वी माइट नॉट हैव टाइम फॉर हैंड्स ऑन एक्सरसाइज टुडे बिकॉज वी आर डूइंग दिस रिकैप। तो व्हाट वील डू इज हम इसे एज एन असाइनमेंट फॉर्मेट में ले लेंगे, जो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो आई एम जस्ट स्किपिंग दीज फॉर दोज जो कल नहीं अटेंड कर पाए हैं। ये मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज मोर और लेस शायद ये आप लोग को पता भी हो, और आप लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू एंड द मटेरियल जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उसके थ्रू भी ये चीजें पढ़ सकते हैं, राइट? तो वील फर्स्ट गेट इन टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ केस स्टडी। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली आपके वो हैं जो आपको फर्स्ट हैंड डेटा प्रोवाइड करे, करेक्ट? फर्स्ट हैंड डेटा आप कैसे ले सकते हैं? थ्रू इंटरव्यूज। बेसिक्स आर, पहला है इंटरव्यूज, करेक्ट? इंटरव्यूज आप फार्मर्स के साथ कर सकते हैं, इंटरव्यूज आप एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कर सकते हैं, जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके साथ कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स, या जो लोग इस चीज को, नेचुरल फार्मिंग को, या आप जिस भी थीमेटिक एरिया में काम कर रहे हैं उस थीमेटिक एरिया को समझते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं। और कम्युनिटी मेंबर्स, अगर कोई इंटरवेंशन हुआ है तो ये इंटरवेंशन से कम्युनिटी मेंबर्स जिनको फायदा हुआ है या उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक इंटरव्यूज हैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। इंटरव्यूज आपके स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, यानी कि आप सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पहले से ही सेट कर दें कि ये मेरे 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों को मैं फील्ड पे लेके जाऊंगा और यही 10 सवाल अपने जो भी इंटरव्यूईज हैं उनसे पूछूंगा, या आपको अपने एनजीओ फंक्शनरीज से पूछना है, किसी एक्सपर्ट से पूछना है। तो ये पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके सवाल क्या है। सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिनमें ये सवाल तो आपके पास है ही, पर इन सवालों के साथ फॉलो अप क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कि जब आप एक सवाल कर रहे हैं और जो सामने वाला इंसान है वो जवाब दे रहा है,
तो आप उस सवाल, उस जवाब को इतने अच्छे और ध्यान से सुने कि उस जवाब से आपके पास अगर अलग सवाल आते हैं तो आप उन्हें भी सामने रखें, करेक्ट? सो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आप फ्री फ्लो की तरह फॉलो अप क्वेश्चंस ले सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इज एक्चुअली अ फ्री फ्लो टाइप ऑफ इंटरव्यू, जहां पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं है, राइट? आप एक जगह गए, आपने चीजें ऑब्जर्व की, आपने लोगों से बात की, लोगों ने कुछ इनपुट्स और इनसाइट्स दिए और उनके बेसिस पे आपने कुछ सवाल क्रिएट किए ऑन द स्पॉट, वहीं पे, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरमेंट अराउंड यू, राइट? तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड में जनरली यू वुड वांट द लग्जरी ऑफ टाइम, कि आपके पास समय हो, कि आप सोच सकें, वहीं ऑन द स्पॉट सवाल बना सके, पूछ सके। तो फॉर समबडी जो केस स्टडीज पहली बार कर रहा है, या फॉर समबडी जिसके लिए केस स्टडीज मतलब उसे रिपीटेडली बहुत सारा करना है, बल्क में करना है, ज्यादा करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पैटर्न में जाएं। आप वो सवाल डिफाइन कर दें कि आपको क्या सवाल पूछना चाहते हैं, एंड उन्हें लेके आप फील्ड पे जाएं। अगेन एक और है ऑब्जर्वेशंस। सो अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूज, जैसा मैंने कहा कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजें कि आपके आसपास फील्ड पे क्या हो रहा है, राइट? सॉइल की कंडीशन हम समझ सकते हैं। आप अगर उसी फील्ड पे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जा रहे हैं, तो जो चेंजेस वहां पे हुए हैं वो आप समझ सकते हैं, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, करेक्ट? तो वो ऑब्जर्वेशन जो आपका है, दैट्स वेरी पर्सनल टू यू बट वेरी इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी, राइट? तो कंडीशन ऑफ सॉइल वगैरह तो टैंजिबल है, जो आप देख सकते हैं, करेक्ट? बट कुछ चीजें होती हैं जो इनटैंजिबल होती है, जैसे कि फार्मर बिहेवियर या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एंड ऑल्सो कम्युनिटी पर्सपेक्टिव। कम्युनिटी अब किस तरीके से सोचने लगी है चीजों को लेके, करेक्ट? तो दोज आर ऑल्सो चेंजेस जो हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, बट दोज आर इनटैंजिबल चेंजेस, करेक्ट? वो इस तरीके से सामने आपके दिख नहीं रहा, बट थ्रू क्वेश्चंस या थ्रू ऑब्जर्वेशंस, खुद वहां एक जो एथनोग्राफिक स्टडी हम बोलते हैं, कम्युनिटी के साथ समय बिता के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, राइट? सो दीज आर वेरियस ऑब्जर्वेशंस जो आप कर सकते हैं, और ये भी आपके प्राइमरी सोर्सेज में जाते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि आप जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसी को रिव्यू करना। तो उसमें मल्टीपल चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, ओपन सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन काफी चीजें मिल जाती हैं, काफी चीजें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं, काफी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू भी मिल जाती है, राइट? सो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड बुकलेट्स वगैरह निकालता रहता है, आपकी खुद की संस्था निकालती होगी, और भी संस्थाएं जो सिमिलर काम कर रही हैं वो भी निकालती होंगी। तो आप जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो इट विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, आपको वो चीजें और बेटर समझने में हेल्प मिलेगी। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें जाके थोड़ा और रिव्यू और रीड करें एक केस स्टडी लिखने से पहले, तो आपकी केस स्टडी में एक डेप्थ बनेगी, राइट? आप नॉलेजेबल साउंड करेंगे, सामने वाला जो पढ़ेगा उसे लगेगा कि हाँ, जिसने लिखा है उसे पता है कि वो क्या लिख रहा है। सिमिलर टू दैट, आर्टिकल्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स है उसी एरिया के या उसी चीज को लेके सिमिलर न्यूज रिपोर्ट्स कहीं और किसी और जगह लिखे गए हैं क्या, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली लिखे गए हैं क्या? प्रीवियस केस स्टडीज अगर पुराने वाले हम पढ़ते हैं तो हम लोग जैसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, क्योंकि पुराना आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने केस स्टडी में क्या गैप्स थे, करेक्ट? और उन गैप्स को आप लोग अपने केस स्टडी में फिल इन कर सकते हैं, करेक्ट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पुराने केस स्टडीज जो लिखे गए हैं उसी मुद्दे पे बार बार भी पढ़े जाए, तो हमें ये भी समझ आएगा कि ओवर द इयर्स क्या चेंज हुआ है। सो दैट चेंज इज ऑल्सो अ गुड डॉक्यूमेंटेशन, राइट? नेक्स्ट आपके डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं, विच आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते ही होंगे। सर्वेज हो गए आपके, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, आपके पीआरए हो गया, और आपके फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो गए विद अ लार्जर कम्युनिटी एट हैंड, राइट? कल हमने इस पे एट लेंथ बात की थी, और इस पे मैं थोड़ा फोकस भी करना चाहूंगी आज फिर से, फॉर एवरीबडी हु कुडंट अटेंड यस्टरडे। तो ये दिस इज माय पैटर्न ऑफ वर्किंग। मैं जब भी काम करती हूँ, कोई स्टोरी पे काम करती हूँ या कोई आर्टिकल लिखती हूँ, तो दिस इज हाउ आई स्ट्रक्चर माय वर्क। आप फोकस कर सकते हैं प्रॉब्लम पे, समस्या क्या है, इम्पैक्ट पे, उस समस्या से क्या हो रहा है, किसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉज, उस समस्या की वजह क्या है, एंड सोल्यूशन। सोल्यूशन जनरली जो हमारे सीएसओज हैं, एनजीओज हैं, वो जो इंटरवेंशन करते हैं, दैट इज द सोल्यूशन, राइट? तो जब आप ये स्टेटमेंट्स क्लियर कर देंगे, आपके पास एक केस स्टडी का आइडिया है, आपने उस केस स्टडी में अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किया, कॉज आइडेंटिफाई किया, सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया, उसके बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी इजी हो जाता है। कैसे?
जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इम्पैक्ट स्टेटमेंट, कॉज स्टेटमेंट और सोल्यूशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रॉब्लम से रिलेटेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किन स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, राइट? इफ यू हैव टू इंटरव्यू इम्पैक्ट, जनरली हमारे हम लोग क्योंकि नेचुरल फार्मिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमारे इम्पैक्ट में जनरली फार्मर्स होते हैं, करेक्ट? सो इफ यू वांट टू डू अ सर्वे विद से 100 फार्मर्स, या आपको एक फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है विद द फार्मर्स, या इंडिविजुअली इंटरव्यू करना है उन्हें, करेक्ट? तो आप जब ये स्टेटमेंट्स क्लियर कर देंगे तो आपके पास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सेट ऑफ क्वेश्चंस वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इट कैन बी अ प्रॉपर शीट जहां पे आप सेग्रीगेट करके ये चीजें मेंशन कर सके। अगेन, जब हम कुछ भी एक आर्टिकल लिखते हैं छोटा सा भी, ये सवाल हम जनरली आंसर करते हैं द डब्ल्यूज एंड एच, है ना? कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका केस स्टडी दूसरों के केस स्टडी से डिफरेंट हो, कि वो मोनोटोनस सा वही घिसा पिटा सा ना रीड करे, उससे कुछ मैसेजिंग भी हो, तो ऑलवेज आस्क सो व्हाट, कि हम ये क्यों, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट, हमें ये लिखने की जरूरत क्या है, इस मुद्दे के बारे में बात करने की जरूरत क्या है, राइट? तो क्या एक लार्जर कम्युनिटी है जिसे कोई इम्पैक्ट हो रहा है और वो उनके लिए इतने साल बाद कोई बात चेंज हुई है, राइट? सो ऑलवेज ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, हमेशा खुद से पूछें ये सवाल सो व्हाट, और आप जब खुद से पूछेंगे और ये जवाब ढूंढेंगे और उसे केस स्टडी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपका केस स्टडी विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट, राइट? की एलिमेंट्स ऑफ अ केस स्टडी, गुड केस स्टडी, फटाफट वील अगेन डू दिस। पहला आपका टाइटल, जो कि बहुत ही क्लियर और एंगेजिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स भर के उसे लंबा चौड़ा भी नहीं बनाना है, कि बहुत ही वेग भी नहीं बनाना है कि जो पढ़े उसे समझ ही ना आए कि वो आगे जो स्टोरी है वो किस बारे में है, राइट? तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी एंगेजिंग, करेक्ट? स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन में चीजें आ जाती है कि इशू क्या है, जहां पे आप प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट करते हैं, ये इशू इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सो व्हाट क्वेश्चन था। हु इज अफेक्टेड, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं या कम्युनिटीज हैं, क्यों और कैसे अफेक्टेड है, और इस केस स्टडी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस केस स्टडी के थ्रू क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, राइट? आपका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी आप कवर कर रहे हैं, जो जिसके बारे में भी केस स्टडी लिख रहे हैं, वहाँ बहुत बेसिक डिटेल्स है, बट ये होनी ही चाहिए। लोकेशन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल बैकग्राउंड्स। जोग्राफिक लोकेशंस में आपका गांव का नाम हो गया, तालुका का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपका डेमोग्राफिक्स हो गए, इनकम लेवल्स क्या है, ऑक्यूपेशन पैटर्न्स क्या है, राइट? कौन सी कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में रिसाइड करती है वहाँ, जेंडर्ड डिविजन कैसा है, राइट? हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स, हाउ मेनी एल्डरली पीपल, हाउ मेनी यंग चिल्ड्रन, करेक्ट? ऑल ऑफ दिस हेल्प्स। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका इंटरवेंशन जिसे आप कवर कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम आप कवर कर रहे हैं, वो इस डेमोग्राफी में किसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो आपका फोकस उस डेमोग्राफी पे ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट? दैट्स व्हाई डेमोग्राफिक वगैरह डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स, सॉइल कंडीशंस वहाँ क्या है, क्लाइमेट चेंज की कोई बहुत समस्या है क्या, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह के इश्यूज क्या है, तो ये सब हम लोग वहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, विच इज द इंडिजिनियस फार्मिंग सिस्टम्स हो गए, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हो गई जो उस गांव में एग्जिस्ट कर रही हैं, इन चीजों को भी अपने केस स्टडी में अगर हम लाते हैं, तो इट एड्स डेप्थ एंड वैल्यू टू द केस स्टडी, राइट? देन आपकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि फार्मर्स, एनजीओज, पॉलिसी मेकर्स, इन्हें आप किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं? प्राइमरी बेनिफिशियरीज आपके हो गए, यानी कि जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है, डायरेक्टली अफेक्टेड है, वो हो गए। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, द अदर सीएसओज, द अदर एनजीओज, द अदर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, हर लेवल पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो आंसरेबल होगा टू व्हाट इज हैपनिंग, राइट, इन गुड और बैड वेज, तो आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। देयर विल बी एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट जो आपको बता सकें कि इस छोटी सी प्रॉब्लम, अगर एक लोकलाइज प्रॉब्लम है, उसका एक बड़ा कॉज क्या होगा, लाइक व्हाट इज द लार्जर पिक्चर टू इट, करेक्ट? तो कोई रिसर्चर्स हैं इन द फील्ड, कोई एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम करते आए हैं, कोई साइंटिस्ट्स हैं जिनकी ये एक्सपर्टीज है, राइट? कभी अगर हम पानी के बारे में लिख रहे हैं, तो वी हैव साइंटिस्ट वर्किंग अराउंड वाटर। देयर आर साइंटिस्ट जो सिर्फ सॉइल के बारे में, सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर इयर्स एट एंड।
तो उनसे हम एक कमेंट ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर कि ये दिक्कत क्यों है, अगर सॉइल यहाँ खराब हुआ है तो वो क्यों खराब हुआ है, ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, सो टू गिव अ साइंटिफिक एज आल्सो टू द स्टोरी, टू द केस स्टडी, आप लोग उनका कमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, अगर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बायर्स हैं, अगर उनका कमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वी इंक्लूड दैट एज वेल। Then we look at the challenges, right? We look at the challenges where we clearly state the problem, correct? और challenges हमें कभी कभार लगता है कि हमारा जो thematic area है उससे रिलेटेड जो चैलेंज है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है। वाइल दैट इज ट्रू, वो सही बात है कि वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज होगा, बट उसके साथ कुछ अलाइड चैलेंजेस भी होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। कल किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि कभी कभार इंटरवेंशन को बहुत कम समय हुआ हुआ होता है बट हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है, राइट। तो इम्पैक्ट जो है वो तब तक कुछ हुआ नहीं हुआ होता, मतलब देयर इज नथिंग टैंजिबल जो हम बता सके कि हाँ इतने कम महीनों में ये बात चेंज हो गई है या ये अच्छा चेंज हो गया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। तो हम इन चैलेंजेस पे भी फोकस करते हैं कि दीज आर द चैलेंजेस जो ये इंटरवेंशन है इन्हें इसे एड्रेस करेगा। एंड वो चैलेंजेस जो हैं दोज आर नॉट नेसेसरीली जस्ट द थीमेटिक एरिया चैलेंज, बट वो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हो सकते हैं, वो सोशल बैरियर्स हो सकते हैं, वो पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर अलाइड थिंग्स जो इशू में आते हैं। तो हम इन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें भी क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द सेम इंटरवेंशंस, राइट। देन वी मूव ऑन टू इंटरवेंशंस एंड अप्रोचेस टेकन। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई इंटरवेंशन किया है जिसके बारे में ही हम एट लार्ज बात कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन क्या है जो इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत डिटेल में हम लोग स्टेप्स पे भी फोकस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टेप्स लिए गए थे, व्हाट वर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, द रिसोर्सेज यूज्ड, फाइनेंसेस वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग यूज करते भी होंगे इन योर केस स्टडीज ऑलरेडी, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी इंक्लूडेड, राइट। कुड बी जस्ट अ लाइन बट इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स अगर आपको लग रहा है कि वो इंटरवेंशन काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी बीन डूइंग, हम जो अब तक करते आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अलग है एंड इट कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, तो आप स्टेप्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, राइट। सो एज अ राइटर और एज अ फील्ड प्रैक्टिशनर, समबडी जिसे फील्ड की बातें ज्यादा पता है, राइट, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि आपके फील्ड में क्या हो रहा है। सो यू टेक, इट्स योर डिस्क्रिप्शन, आप वो सोच सकते हैं कि ये सब जो बातें हैं, हम ये की एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, पर ये जितनी एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जो रीडर को इंस्पायर करेगा, या वो जो सामने वाला जब वो पढ़ेगा तो उसे समझ आएगी कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, इसमें कोई राइट या रॉन्ग या ग्रे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स ऑल ग्रे, राइट। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज फोकस में होनी चाहिए जिसे आप आगे लेके जाना चाहते हैं। Then we talk about results and impact, quantitative and qualitative assessments है। क्वांटिटेटिव जनरली नंबर से आप शो कर सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इनकम ग्रोथ हुआ है, इस तरीके की चीजें जो कि टैंजिबल एविडेंस ऑफ चेंज है, राइट। क्वालिटेटिव में हम जनरली स्टोरीज एंड टेस्टिमनीज यूज करते हैं, जैसे कि कम्युनिटी बिहेवियर में कुछ चेंज आया है क्या, जो हमने पहले भी बात की थी। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कुछ हुए हैं क्या, सोशल चेंजेस कुछ हुए हैं क्या, कि लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, विमेन हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन फार्मिंग डिसीजंस, तो क्या विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है क्या। तो इस तरीके के सोशल चेंजेस भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दोस कैन ऑल्सो बी की पार्ट्स ऑफ अ गुड केस स्टडी। एंड फाइनली आपके कंक्लूजन है जिसमें तीन मेन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। एक, की टेकअवेज, क्या ऐसी चीजें थी जो इस इंटरवेंशन के थ्रू या जो भी केस स्टडी का फोकस है उसके थ्रू व्हाट वर्कड वेल, क्या चीज काम आई बेसिकली, है ना। लेसन्स लर्न, हर चीज काम तो आती है बट हमेशा देयर वुड बी सम चैलेंजेस जिसपे आप काम करेंगे, राइट। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उन चैलेंजेस को भी मेंशन करें, करेक्ट। एंड रिकमेंडेशंस कि इसे हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, राइट। ये कुछ क्विक टिप्स थे जो कल सबके साथ शेयर किए गए थे। सबसे पहला था कि अगर आपको अच्छा लिखना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लैंग्वेज में सोचें, और किसी लैंग्वेज में सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस भाषा की वोकैबुलरी अच्छे से आनी चाहिए, राइट।
सो एज अ प्रैक्टिस ये हम भी करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दिन दो नए वर्ड्स जोड़े, एक हफ्ते में दो नए वर्ड्स हो सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी विद अ कॉलीग, आप एक कॉलीग के साथ टाई अप कर सकते हैं कि आज मैं एक नया वर्ड सीखूंगा, तू एक नया वर्ड सीख, एंड वील एक्सचेंज नोट्स, राइट? तो सिर्फ वर्ड ऐड नहीं करना है, वर्ड ऐड करके ये भी समझना है कि वो वर्ड सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज होता है। टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये सीखते हैं। तो जब आप वर्ड्स ऐड करना शुरू करते हैं वोकैबुलरी में, सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो फ्लो ऑफ थॉट इजी हो जाता है, तो इट हेल्प्स यू राइट बेटर, राइट? केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, कंपेलिंग नैरेटिव्स जो पुराने हैं, कोई ऑथर आपको पसंद है, उसकी रिपोर्ट्स पढ़िए। मैं नहीं कह रही पूरी पूरी किताब पढ़िए, मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती, समय ही नहीं होता। बट एक छोटा छोटा आर्टिकल, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो गया, ऑनलाइन कोई आर्टिकल हो गया, कभी आप बस बैठे हैं लीजरली, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ना है, रीड करिए जस्ट फॉर आइडिएशन कि हाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये टोनालिटी हो सकती है, दिस इज हाउ यू मूव ऑन फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, राइट? तो काफी कुछ सीखने मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर हम चीजें पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लिखना भी शुरू कर सकते हैं अच्छा, करेक्ट? एक छोटी नोटबुक रखिए हमेशा अपने साथ, आप फील्ड पे जब भी जाते हैं, सिर्फ केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट कभी अगर आप किसी और काम से भी गए और आपने कुछ अच्छा ऑब्जर्व किया है अराउंड यू, राइट, जो आपको लगता है कि प्रॉबली इन द फ्यूचर इसे हम कुछ एक छोटा सा आर्टिकल में या केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेक अ ऑब्जर्वेशन बुक, राइट? जो भी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस आपके अराउंड है, किसी ने कोई बहुत मजेदार सा कोट बोला है, तो वो सब आप अपने पास लिख सकते हैं, जो लेटर ऑन आपके केस स्टडीज में आपको हेल्प करेगा। एंड अपने ड्राफ्ट्स वगैरह आप अपने पियर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, एआई टूल्स के साथ कंस्ट्रक्टिवली शेयर कर सकते हैं फॉर अ गुड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट? एआई टूल्स में शायद आप सब अब चैट जीपीटी यूज करते ही होंगे, बट चैट जीपीटी गिव्स यू बैक व्हाट वी फीड इट, राइट? हम जो उसे देते हैं वो उसी को थोड़ा सा रिफाइन करके लौटाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड पीस और सब कुछ दें, वरना वो जो रिटर्न करेगा वो दैट विल बी वेरी सिमिलर टू प्रोबेबली जो 10-20 लोग और लिख रहे हैं, राइट? तो आपका इनपुट वहां बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आउटपुट थोड़ा डिफरेंट और बेटर, करेक्ट? So this was basically a recap of what we did yesterday, and today we'll move on to the next part of it, which is advanced storytelling techniques. We'll take Q&A after another segment. I just wanted my पहले 30 minutes एक छोटा recap ही करना चाहती थी. So please. तो कल काफी लोगों ने क्यूएनए में भी ये पूछा था कि हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, राइट? और मेरा फोकस कल भी यही रहा था कि हमें लिखना कुछ उस तरीके से है, ठीक है, आप लोग को फंडर्स को भेजना है या किसी को भेजना है तो उनका बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभार हम इस तरीके से भी लिखना चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं जो फील्ड से निकलती हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं जिन्हें हम पढ़ के बिल्कुल जान के या सुन के ही बहुत मजा आ जाती है, राइट? तो हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं कि घर पे भी हम आए तो हमारे खुद के बच्चे, नेफ्यूज या नीसेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे आस पड़ोस वाले भी उसे पढ़ें, उसे जाने, उसे समझे, राइट? तो इस स्टोरी टेलिंग को हम कैसे क्रैक करें, करेक्ट? तो इट्स नॉट लाइक कि आज हम उसे क्रैक ही कर देंगे बिल्कुल, है ना? 1.5 घंटा इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम कि हम बिल्कुल ही स्टोरी टेलिंग क्रैक कर पाए, बट व्हाट वील डू इज कि ये कुछ अच्छे टिप्स ही रहेंगे आप लोगों के लिए, कुछ अच्छी टेक्निक्स रहेंगी जो मैंने भी अपने 6 साल के पत्रकारिता के करियर में यूज की हैं टू मेक स्टोरी टेलिंग इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग फॉर एवरीबडी, राइट? तो वील टॉक अबाउट दोस। हम लोग 4 की टेक्निक्स पे बात करेंगे और किस आई ऑल्सो गिव यू एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो टेक्निक्स हैं वो हेल्प करती हैं कि बेसिक्स से केस स्टडी को हम थोड़ा और एंगेजिंग और पावरफुल कैसे बना सकें। So the first is human centric approach, right? And I'm pretty sure कि आप लोग ये यूज करते ही होंगे अपने अपने केस स्टडीज में ऑलरेडी, बट जस्ट इन केस इफ यू डोंट, तो uh, जब हम एक कहानी को या एक इशू को, एक इंटरवेंशन को, एक सक्सेस को
एक इंसान का रूप देते हैं, तो जो उसे पढ़ रहा है वो और ज्यादा आपकी केस स्टडी से कनेक्ट कर पाता है, राइट? तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग कभी कभार जब केस स्टडी लिखते हैं कि कोई इंटरवेंशन ने कुछ इंटरवेंशन हुआ है, वाटरशेड का इंटरवेंशन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, कहीं चेक डैम्स बने हैं, तो वहां पे अब जो फार्मर्स हैं दे आर एबल टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स, राइट? सो इफ दैट्स द केस, व्हाट जनरली हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे फार्मर्स से बात करेंगे एंड वील पैक इन एवरीबडी, है ना? अगर ये एक बड़ा लार्जर पीस ऑफ पीस ऑफ केस स्टडी है तो। बट व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग उस लार्जर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, डिफाइन करके सोल्यूशन तक जाने में भी वी कैन फोकस ऑन वन पर्सन ऑल्सो। आपका एक हीरो ऑफ द स्टोरी हो सकता है, राइट? जिस जो आपको समझा सके कि क्या दिक्कतें उसने फेस की है, किस प्रकार से की है, एंड व्हाट चेंज्ड फॉर हिम, करेक्ट? एंड विथ दैट इन प्लेस, हम लोग वी टॉक ऑफ द लार्जर पिक्चर ऑल्सो, करेक्ट? जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था ऑफ द स्टोरी फ्रॉम देवास, जहाँ पे अगेन वो चेक डैम्स बने हैं एंड वहां पे वो लोग सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो किया करते थे, अब वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, राइट? तो मेरा फोकस वाज दिस वन फैमिली जिसमें अब हस्बैंड दिहाड़ी मजूरी पे नहीं जाता, पर जो सब्जियां वो उगाते हैं उसे ही बेचने जाता है, राइट, इन इंदौर। तो वाइल टॉकिंग अबाउट दैट वन फैमिली, मैं एक लार्जर इशू की भी बात करी थी, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की भी बात करी थी कि उस गांव में पानी की कमी होने की वजह से क्या समस्याएं वो लोग फेस करते हैं, करेक्ट? तो तो योर स्टोरी कैन हैव वन ह्यूमन ऑल्सो, वो एक इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बट उसके थ्रू आप एक लार्जर इशू डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन वी से, जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इन द रीजन, बट वहीं पे हमने ये कोट इस तरीके से यूज किया है कि रामलाल, a small farmer from Jharkhand, watched his land dry up year after year. With rising costs of fertilizers, he saw his soil regain life. I no longer worry about chemicals or debt, he says with a smile, right? तो अब तक हम लोग हम एक सिंपली ये बता सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स ने सॉइल फर्टिलिटी रीजन में इंक्रीज कर दी है, या वी ब्रिंग इन अ प्रॉपर ह्यूमन जिसने वो चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड उसके लिए ये क्या चेंज, इस चेंज का महत्व क्या है, करेक्ट? सो आप जब भी एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेते हैं तो इट इज मोर रिलेटेबल। आई कैन रिलेट मोर विथ रामलाल, राइट? आप भी रामलाल से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं वो रामलाल से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो इट इज इसेंशियल एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उसे थोड़ा सा एक ह्यूमन टच दे सकें by introducing a human centric approach in your case study, right? This was also something जो कल हमने बात की थी, कभी कभार to break the monotony it is important कि हम लोग quotes include करें of people, right? So कल किसी ने पूछा था कि first person लिखना चाहिए या third person लिखना चाहिए, also an important question. तो उसके जवाब में this is the slide basically. I can see people raising hands. One second. Shreya, you want to ask something? Okay, all right. We will do a proper Q&A. हम इसके थोड़े टाइम बात करेंगे जब आप लोग अपने हैंड्स रेज करके सवाल कर सकते हैं, या फिर आपके Q&A सेक्शन में भी डाल सकते हैं, वहां से I'll pick up the questions, right? मुझे लगा that there's a query anyway. All right. So how do we include quotes and dialogues? अगर आप केस स्टडी यूं ही लिख रहे हैं कि हाँ ये चीज हुई, this happened, that happened, this was an intervention that the NGO did and this was the impact, this was the result, तो वो बहुत ऐसा अकेडमिक सा रीड करता है, राइट? कि ओके दिस हैपेंड, बट अगेन दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वाज द प्रीवियस थिंग, राइट? द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। तो आप जब एक कोट इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट, वो उनकी लिव्ड रियलिटी है, राइट? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो इंसान माइग्रेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो उनकी लिव्ड रियलिटी है, वो हर दिन
वो उसकी हकीकत है जो वो जीता है, राइट? तो व्हाट दैट पर्सन गोज थ्रू, आप और मैं वुडंट नो इन अ वे दैट उसको पता है, करेक्ट? तो आपको ये बाहर से पता है, एज अ थर्ड पर्सन आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप वो चीज देख रहे हैं, आपको पता है, मुझे भी वैसे पता है, जो पढ़ रहा है उसे भी वैसे पता है। बट जो इंसान उसे जी रहा है रोज, ही वुड नो इट, ही और शी वुड नो इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, करेक्ट? तो आप अगर उनके कमेंट्स या उनके कोट्स इंक्लूड करते हैं इन योर केस स्टडी, इट ऑल्सो गिव्स अ पर्सनल टच एंड इट गिव्स दैट ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑल्सो। तो एंड इट ऑल्सो ब्रेक्स द मोनोटनी, ठीक है? तो आपको कभी लगे कि बहुत ही ऐसा मोनोटोनस सा हो रहा है, तो आप रियल वॉइसेस इंक्लूड कर सकते हैं रादर देन जस्ट थर्ड पर्सन समरीज, करेक्ट? तो इसमें आप यूज कर सकते हैं फार्मर टेस्टिमोनीज, आप एनजीओ वर्कर्स के इंसाइट्स वगैरह ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स की हमने बात की है। तो उनसे आप लोग कमेंट लेके उसे एज अ पैराग्राफ डालने की बजाय उन्हें एज कोट्स, डबल कोट्स में, जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नीचे की साइड, उसे एज डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट? जैसे कि पहले हम there's an example that I've given कि farmers were initially hesitant to adopt new methods but later saw the benefits। वो पहले हिचकिचा रहे थे कि नए मेथड्स अपना सके, बट बाद में उन्होंने बेनिफिट्स देखे। तो उसकी जगह हमने एक सुनीता देवी का कोट उसमें लिया है, जहां पे वो कह रही हैं कि एट फर्स्ट आई डिडंट बिलीव दैट काउ डंग एंड नीम ऑयल कुड रिप्लेस फर्टिलाइजर्स, बट व्हेन माय क्रॉप्स ग्रू ग्रीनर देन बिफोर आई रियलाइज नेचर हैड इट्स ओन मैजिक, राइट? तो बात तो वो सेम ही है कि पहले वो हिचकिचा रही थी, पर फिर उन्होंने नए मेथड्स को अडॉप्ट किया क्योंकि उन्होंने बेनिफिट्स देखे, राइट? बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग अ स्टेटमेंट जो हमने ऑब्जर्व किया है एज अ थर्ड पर्सन और हमने लिख दिया, ये हमने सुनीता देवी की स्टाइल में उसे वहां इनकॉर्पोरेट किया है कि वो इस बात को कैसे समझाएंगी, राइट? तो इस तरीके से हम जब कोट्स वगैरह यूज करें या डायलॉग्स यूज करें इन द केस स्टडी, इट हेल्प्स यू एनहांस द कलर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो इट एड्स वैल्यू, मोर वैल्यू टू द केस स्टडी, राइट? नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ये भी कल हमने किसी एक के क्वेश्चन पे शायद ब्रीफली टच किया था, बट कल एक पूरा मैंने वो स्टेटमेंट शायद सॉइल का आई रेड इट आउट टू यू। तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है वो जो बात हम बताना चाह रहे हैं उसका इम्पैक्ट थोड़ा मैनीफोल्ड बढ़ा देता है बेसिकली, राइट? तो कुछ चीजें आप एज सेंसरी डिटेल्स यूज कर सकते हैं। कोई चीज कैसी दिख रही है, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट स्मेल और हाउ डज इट साउंड, करेक्ट? जो जेनेरिक टर्म्स हैं आपके, जैसे कल वो जार्गन्स की बात हो रही थी, उन्हें हटा दें और सिंपल टर्म्स लिखें। कल जो लोग नहीं थे, हमने एक बहुत स्पेसिफिक बात की थी कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, जो जो वर्ड्स शायद हमारे थीमेटिक एरिया में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स हो जाते हैं कभी कभार, राइट? तो उन्हें कभी कभार सिंप्लीफाई करके स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ लिखना इज ईजियर, क्योंकि इट्स इजीली रीडेबल फॉर अदर्स, राइट? जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आई हैड रिटन अ स्टोरी जिसमें मैंने यूज किया था वर्ड फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिसी लेवल पे बार बार यूज होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, करेक्ट? तो मैंने लिख दिया फूड सिक्योरिटी। सो द एडिटर गॉट बैक टू मी, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? एंड द इनिशियल थॉट वाज ही वुडंट नो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। वो मतलब 30-35 साल से ही इज बीन वर्किंग, ही इज अ वेरी सीनियर एंड सीजन्ड एडिटर, इन्हें फूड सिक्योरिटी नहीं पता। बट देन आई रियलाइज दैट ही मेंट कि he knows it, I know it, but शायद कोई और अगर कहीं पढ़ना चाहे तो they wouldn't know। तो हमें उसे चेंज करना पड़ा, उसे सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ा, एक्सेस टू सेफ एंड हेल्दी फूड, करेक्ट? व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन? तो कभी कभार आपको अगर लगे कि थोड़ा जार्गनिश हो रहा है या बहुत ही जेनेरिक से टर्म्स हो रहे हैं, तो उन्हें हम ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, करेक्ट? अवॉइड ओवरलोडिंग विथ अननेसेसरी एडजेक्टिव्स। कभी कभार हम लोग बहुत सारा एडजेक्टिव्स भर देते हैं, और क्योंकि हमें लगता है कि वो सेंटेंस बहुत इम्प्रूव हो रहा है उससे, बट एक्चुअली नहीं हो रहा। अगर जरूरत नहीं है तो वी लेट इट बी, राइट? अ हैप्पी पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन। हैप्पी के साथ हम 10 और एडजेक्टिव्स लगा दे जस्ट टू डिफाइन कि वो इंसान खुश है, तो डजंट एड, राइट? वी ऑलरेडी नो हैप्पी इज सेल्फ सफिशिएंट, कि वो इंसान खुश है, करेक्ट? तो अननेसेसरी एडजेक्टिव्स हमेशा हटा दीजिए। एंड एनीबडी हु इज यूजिंग चैट जीपीटी, यहाँ पे उनके लिए अ लाइन ऑफ कॉशन,
चैट जीपीटी डज दिस अलॉट, वो बहुत अननेसेसरी एडजेक्टिव्स पंप कर देता है, तो पहली रीड में तो ऐसा लगेगा कि यार वाओ यार क्या वर्ड्स यूज किए हैं, बट इन ऑल ऑनेस्टी जब आप उसे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत इट विल नॉट सेटल विथ यू, राइट, क्योंकि वो अनगिनत एडजेक्टिव्स यूज करता है फॉर नो रीजन एट ऑल। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी फॉर दिस, तो री रीड इट एंड रिमूव द अननेसेसरी एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी इट डजंट हेल्प अ लॉट, राइट। सो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सॉइल वाज हेल्दियर आफ्टर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स वर यूज। तो यहाँ पे इन्होंने बस कुछ दिया है, द वंस क्रैक्ड अर्थ लाइफलेस एंड डस्टी नाउ टीम्स विद अर्थवॉर्म्स, करेक्ट। सो व्हेन यू से कि एक बार क्रैक्ड और लाइफलेस था एंड नाउ वी एड अर्थवॉर्म्स, तो इट्स गिविंग द कॉन्ट्रास्ट, करेक्ट। द डार्क रिच सॉइल क्रम्बल्स सॉफ्टली इन सुनीता's hand। सो व्हेन वी से कि अब वो इट इज जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल कि वो अब क्रम्बल हो रहा है, मतलब वो पोरस हो गया, इट्स नॉट हार्ड एनीमोर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप उसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और एंगेजिंग बना सकते हैं, बट नॉट ओवरलोडेड विद एडजेक्टिव्स, करेक्ट। द लास्ट वुड बी बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियोस, क्योंकि हम लोग जनरली हमारे केस स्टडीज जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं थ्रू इंटरवेंशंस, राइट। सो दिस आइडिया ऑफ सेइंग कि हाउ व्हाट वाज इट लाइक बिफोर एंड व्हाट हैज चेंज्ड will also give you a good flow and will also make your case study more appealing and readable, right? तो आप पहले एक प्रॉब्लम के साथ शुरू कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस रही हैं, क्या स्ट्रगल्स रही हैं, जो हमने थोड़ी बात भी कही थी, कुछ हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, मतलब इट डजंट हैव टू बी वेरी इमीडिएट कि 5 साल में क्या स्ट्रगल रहा है, इट कैन बी 20 years, इट कैन बी उनके फोर फादर्स को क्या स्ट्रगल्स रहा है जो परसिस्ट किया है, लंबे समय तक चला आया है, राइट। फिर आप इंटरवेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि what was the intervention basically, किसने help किया, कैसे किया, what were the methods used, right, and why they were important, and then we show कि how things have improved. So this before and after contrast can help a reader also understand better कि क्या और कैसे हुआ, right? So this also again आप एक human centric approach ले सकते हैं through a very personal story कि उनकी life before this intervention कैसी रही, क्यों वैसी रही, and अब because of this intervention what has changed for them, right? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, women farmers attended a training session on natural farming which helped improve their income, बट हम इसे अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो इट वुड बी बिफोर द ट्रेनिंग मीना देवीज monthly income was ₹3,000, barely enough to feed her family. She struggled with poor crop yields and rising costs of fertilizers, but after learning natural farming techniques she reduced expenses and saw her yield increase by 40%. Today she earns rupees 7,000 per month and has started training other women in her villages. तो पहले वो जो भी कमाती थी वो उनके लिए इतना सफिशिएंट भी नहीं था कि वो अपनी पूरी फैमिली को फीड कर सके, राइट। बट फिर उन्होंने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की और नाउ उनका यील्ड भी बढ़ा है बाय अ डेटा पॉइंट दैट हैज बीन शेयर्ड, एंड उनकी इनकम भी इंक्रीज हुई है। एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज आल्सो अनदर चेंज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने दूसरी महिलाओं को ट्रेन करना भी शुरू किया है, करेक्ट। So this is how you can compare and contrast the before and the after things and include it even within a paragraph, correct? I'll stop here for a bit. We'll take a few questions before we move into writing style. शायद Q&A में कुछ क्वेश्चन है, is this PPT will be given to us? So PPT मैं आप लोगों के साथ as a doc शेयर करूंगी जिसमें थोड़ा और उसमें डिटेल्ड, PPT is basically just main pointers, right? So मैं आपके साथ एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल शेयर करूंगी ऑफ व्हाट वी बीन टॉकिंग सो फार, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस। Somebody has shared, kindly share the recording link. Yes, we will share. हम कल का और आज का दोनों लिंक शेयर करेंगे for better understanding and also proper material to go with this. Do we have any questions at this point? We can take a few questions before we move on to the next part. So I've talked a lot. Somebody has shared. श्रेया, प्रॉपर फॉर्मेट, कल हम लोगों ने कुछ की एलिमेंट्स बात किया था जो फ्लो समझाता है, तो एक लॉजिकल फ्लो की बात हम आज भी करेंगे, तो आई शेयर दैट, बट आई ऑल्सो फील कि कुछ कुछ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनका अगर डिफाइंड फॉर्मेट हो कि दिस इज हाउ वी वांट इट, तो यू शुड स्टिक टू दैट एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कल वी ऑल्सो बीन टॉकिंग कि
when you identify कि प्रॉब्लम क्या है, आपका इम्पैक्ट क्या है, कॉज क्या है, सोल्यूशन क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट शुड कम फर्स्ट. तो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे फोकस में रख के यू स्ट्रक्चर योर केस स्टडी, राइट. WhatsApp link also I'll share. Soumya ji, मैं towards the end of the session I'll share the WhatsApp link also. Vanita, you want to speak? Vanita, I can't hear you. Unmute पे तो हैं आप. हेलो। हाँ Vanita. हाँ, मुझे ये पूछना था कि जब हम कोट यूज करेंगे, जो एक आपने एक एलिमेंट बताया, यूज कोट्स एंड डायलॉग्स ब्रिंग ऑथेंटिसिटी। तो अगर मैंने सपोज किसी बात को रखने के लिए कोट को यूटिलाइज किया, तो क्या मुझे फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन वहां पे, मतलब आफ्टर दैट कोट, क्या मुझे वहां पर एक कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो कोट ही इटसेल्फ इट्स गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द पर्सन वांट टू से? Correct. तो तो हाँ, sorry. क्या कहना चाहिए उसके बाद, Right. मतलब थोड़ा सा राइट राइट राइट. बताइए। तो सपोज हमें ऐसा कहना है कि कोई एक चैलेंज आपके पास है और आपको ये कहना है, आपका जनरल स्टेटमेंट ये है दैट फार्मर्स फील दैट they've been facing this challenge because of XYZ reason. ठीक है. हम्म। उसे हम अगर एक लाइन में मेंशन करना चाहे दैट ऑल ऑफ देम फील द सेम वे, तो आप लिख सकती हैं. वरना अगर आपको लग रहा है कि आपके कोट में वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड है, तो उसे रिपीट रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है. कभी कभार हम्म। कोट्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, राइट. दे हम्म। कैन इमोट वेल. तो कोट्स का फायदा हम्म। यही है कि वो पूरा इमोशन कन्वे कर देते हैं रीडर को, करेक्ट. तो फिर उसे दोबारा सेकेंड टाइम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इट हेल्प्स यू एलिमिनेट, ज्यादा वर्ड्स भी नहीं यूज होते, एंड जो आपका पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाता है. बट अगर मुझे उसी को कंटिन्यूएशन में और कुछ बात रखनी है, उस समय मुझे समटाइम आई फील, मतलब मुझे दिक्कत होती है कि एक बात को रखने के बाद मुझे आगे की बात शुरू करने के पहले कुछ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए क्या, कुछ लिखना चाहिए क्या? ये हमेशा मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो दैट्स करेक्ट. व्हाई आई एम आस्किंग। करेक्ट. तो आप एक लिंकिंग स्टेटमेंट डाल सकते हैं, राइट. तो हम लोग ओके। जैसे ये स्कूल कॉलेजेस में हमारा फेवरेट वर्ड होता था देयर फॉर, याद होगा, बहुत हम्म। मजाक भी उड़ाया हम्म। जाता था, करेक्ट. तो हम्म। आर्टिकल लिखने में भी कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हाउएवर, बट, हम्म। ऑल्सो, हम्म। इन ऑन द सेम लाइंस, है ना. तो ये सब या। भी मैं उन रिसोर्सेज में ऐड कर दूंगी. कुछ वर्ड्स हैं जो आज भी हम डिस्कस करेंगे, तो इन्हें आप ऐड करके एक छोटा सा लाइन लिंक करके यू कैन मूव ऑन टू द हम्म। नेक्स्ट पॉइंट. तो उसमें कोई इशू नहीं. यू कैन डू दैट. ओके, यस। जी. थैंक थैंक यू। यू. थैंक यू. I see Aniket next. Yes, I'm audible. Yes. Oh, sorry. Sorry, Aniket, you can go ahead. Okay. So I just want to ask, अभी अभी बताना कि use course and I can't dialogue hear you that things properly. Can you be a little louder? audible now? Yeah, okay. Okay. तो आपने बोला है कि मतलब course and dialogues brings authenticity. मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि जैसे आप नेचुरल फार्मिंग और एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नेचुरल फार्मिंग, तो मैं केस स्टडी थोड़ा ड्राफ्ट कर रहा था कि जिसमें नेचुरल फार्मिंग के फिगर्स को मैं देख रहा था। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल फार्मिंग अभी अभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो पुराने फिगर्स तो है ही नहीं उसमें। तो लेकिन हम कोड्स भी अगर देंगे तो वो भी किस स्टेक होल्डर्स से हम लेते हैं, तो फिर क्या वो नेचुरल फार्मिंग का जो डेटा हम देना चाहते थे, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या वो सही में आ पाएगा? आई मीन ऑथेंटिसिटी कैन वी ब्रिंग विदाउट गिविंग द डेटा? Okay. So, आपने अपनी केस स्टडी के लिए लोगों से तो बात की होगी, फॉर श्योर. या है ना. नए लोग, पुराने लोगों को नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स और भी ज्यादा, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग वगैरह है, उनको वो भी पता होंगी. तो आपने कुछ वो लिंकेजेस समझे होंगे, बात की होगी, जी 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 है ना. तो जी हम केस स्टडी समझने के लिए कि हम क्या लिखना चाहते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, राइट. फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हो सकता है या इंटरव्यूज के थ्रू भी हो सकता है, राइट. उन कोट्स में, उन बातों में, इफ यू फील दैट देर इज अ कोट दैट इज स्टैंडिंग आउट
एंड एड्स वैल्यू टू योर केस स्टडी, तो उसे आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी उसे एज अ थर्ड पर्सन लिखते रहते हैं ना कि हाँ इस गांव में ये हुआ था, इस गांव में ये इंटरवेंशन लाए, इस गांव में पहले ऐसा था, तो वो जो मोनोटोनस टोन की हम बात कर रहे थे वो वैसा हो जाता है। इट जस्ट रीड्स लाइक अ पेपर, राइट? पर उसके बीच में टू ब्रेक दिस मोनोटनी, अगर हम एक कोट ले आए ऑफ समबडी से, कोई बहुत कोई 60-70 इयर्स ओल्ड हो जिसने वो ट्रांजिशंस देखे हैं इतने सालों में, तो दे कैन टेल यू कि पहले क्या था और अब क्या है। प्रोबेबली इवन नॉट दैट, जस्ट पहले क्या था, अगर वो उतनी भी बात करते हैं या कुछ भी, दैट एड्स वैल्यू टू योर केस स्टडी। अब आई डोंट नो आप कौन सा केस स्टडी लिख रहे हैं, बट एज एन असाइनमेंट प्रॉबेबली हम बाद में वही डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन सा केस स्टडी लिख रहे हैं और उसमें कौन से कोट्स इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि कोट्स इंक्लूड करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी रैंडम कोट भी इंक्लूड कर दे जिसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठ रहा इन द स्टोरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टेक्स्ट समझें और उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कोट्स इंक्लूड करें, करेक्ट? सो फाइन फाइन। that would help. So if this is still, I mean, if you're still working on this case study, तो this could be a case study that I can help you with. हम लोग इस पे काम कर सकते हैं कि उसे और better कैसे बनाया जा सके. So that we can do for sure. But did Right. I answer your question? Yes, 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 definitely. Thank you. Thank Next, I think I see Shweta. Hello. I want to know that what are the online sources for reading good articles instead of newspapers? राइट, सो कुछ नीश बेस्ड होता है, तो जनरली मतलब लाइक आर यू ओपन टू रीडिंग एनीथिंग और वुड यू वांट टू रीड समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू सम टॉपिक्स? Like related to farming, agriculture, soil conservation methods. करेक्ट करेक्ट। तो गूगल कीवर्ड्स वगैरह डालने होते हैं जिसमें आप डाल सकती हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर, तो व्हाट हैपेंस इज इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ना वो सब आ जाएगा आपको। हर दिन इफ देयर इज समथिंग तो गूगल विल सेंड यू अलर्ट्स, गूगल अलर्ट्स बोलते हैं ना, तो गूगल अलर्ट्स में आप जाके डाल सकते हैं। ये मैं अलग से शेयर कर दूंगी Okay. कि उसे कैसे करना है, बट आप गूगल अलर्ट्स में डाल दें कि ये है। सो उससे रिलेटेड नॉट जस्ट न्यूज पीसेस बट फीचर आर्टिकल्स, राइट? और थिंग्स विच आर लाइक एफएओ की कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है या उस तरीके से भी कुछ रिपोर्ट्स, तो वो भी गूगल अलर्ट पे आपको शेयर कर दी जाएगी, तो यू कैन रीड दोस्त। तो इसलिए मैं पूछ रही थी अगर बहुत स्पेसिफिक थीम है जो आप ढूंढ रही हैं तो उसे आप गूगल अलर्ट्स पे डाल सकती हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Okay, thank you. आई सी श्रेया's hand raised. Shreya, you have something to ask? Okay. Okay. All right. A few questions in the chat box and then we'll move on. एक है केस स्टडी मेथड इंक्लूड्स अ टीम वर्क और इंडिविजुअल एफर्ट। जनरली क्योंकि टीम में सारे लोग बिजी होते हैं विद समथिंग और द अदर, तो इट बिकम्स अ इंडिविजुअल एफर्ट जहां आप अकेले ये लिख रहे हैं। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक पीयर रिव्यू लेना चाहिए, राइट? क्योंकि प्रोबेबली हमने एक माइंड से कुछ लिख तो लिया, बट उसे जब कोई और पढ़ता है तो दे माइट हैव सम गुड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर यू, करेक्ट? तो उस फीडबैक पे काम करके हम उस केस स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट या पर्टिनेंट नहीं है तो वी कैन लेट दैट बी, बट if you feel that we can include it, please do include it, correct? A few more questions. A typical word limit for a case study generally नहीं होता, आपकी requirement के हिसाब से you should decide कि कहाँ publish होना है, क्या होना है। So editorially जब हम किसी publication को कोई news feature लिखने के लिए approach करते हैं तो उनकी अपनी वर्ड लिमिट्स होती हैं। देयर आर पोर्टल्स जो सिर्फ 700 वर्ड के आर्टिकल्स लेते हैं, तो अगर मैं उन्हें 3000 वर्ड का आर्टिकल लिख के भेजूंगी तो वो सब कुछ काट के उसे 700 बना देंगे, राइट? सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, करेक्ट? अगर बुकलेट छप रही है तो बुकलेट में कितने वर्ड्स का जा सकता है, तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट जो वर्ड लिमिट रिक्वायरमेंट है आपको उसके हिसाब से लिखना चाहिए। एंड इफ यू कैन डिफाइन अ केस स्टडी, आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कैन गो ऑन एंड ऑन, आपके पास उतना कंटेंट है, तो देयर इज नो लिमिट टू इट एज सच, राइट? समथिंग एल्स आई थिंक, पर वो क्वेश्चन यहाँ से चला गया, आई कांट सी इट एनीमोर। ओके, ऑलराइट देन।
We'll move ahead. We'll get into right. बहुत पिन पॉइंटेड पॉइंट्स है ऑफ व्हाट अ गुड केस स्टडी इज, राइट? जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं, एंगेजिंग होना चाहिए सो पीपल कैन रीड इट, क्लियर होना चाहिए ताकि लोग समझ भी सकें, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और समझ ही नहीं पा रहे कि क्या लिखा है, राइट? एंड न्यूट्रल एंड क्रेडिबल होना चाहिए ताकि वो ट्रस्ट वर्दी लगे, ओपिनियन पीस ना लगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ओपिनियन पीस एंड अ आर्टिकल, अ केस स्टडी, अ न्यूज पीस, राइट? ओपिनियन पीस इज अ वेरी डायरेक्ट ओपिनियन. वो कह रहा है कि ये चीजें ये ऐसा ही है, राइट? तो आप जब न्यूज चैनल पे एंकर्स को चिल्लाते हुए देखते हैं, वो न्यूज नहीं डिलीवर कर रहे हैं, मोर लाइक गिविंग यू एन ओपिनियन, फीडिंग एन ओपिनियन इनटू योर हेड्स, करेक्ट? बट जब आप एक केस स्टडी लिखते हैं, जो हमने बात भी की थी कि अ ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट द चैलेंजेस आल्सो कुड बी, करेक्ट? ये इंटरवेंशन अच्छा है, इस इंटरवेंशन की वजह से ये फायदे हुए हैं, बट क्या कुछ चैलेंजेस हैं वो हम मेंशन करते हैं. तो अपने आप इट्स नॉट एन ओपिनियन पीस, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट मेकिंग इट न्यूट्रल एंड क्रेडिबल ऑल्सो, राइट? तो अभी नेक्स्ट जो हम 3 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली है कि न्यूट्रल और एंगेजिंग टोन कैसे मेंटेन किया जाए, एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल ऑफ द केस स्टडी कैसा हो, एंड एक नैरेटिव फ्लो एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग कैसी होनी चाहिए. See, okay, there are a couple of questions again in the Q&A. I can see 3 questions, but we'll take it up towards the end, okay? So we'll finish this bit and we'll take it up again. Right. So the first is neutral yet engaging tone. तो neutral tone ये कहता है कि बहुत ज़्यादा emotional या opinionated language नहीं use करनी चाहिए, right? So like this farming project is the most revolutionary change in agriculture. This is something जो आप या मैं नहीं कह सकते for somebody who's writing it, right? क्योंकि हमें सिर्फ facts deliver करने हैं, right? This, however, could probably be somebody's quote. किसी आपने एक्सपर्ट से बात की है और वो इस तरीके से बात कर रहा है, दैट इज स्टिल ओके, बट ये एज अ स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते. यू एंड आई कैन नॉट गिव इट, करेक्ट? बट वी कैन से दैट द प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस्ड इनोवेटिव नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स दैट इम्प्रूव यील्ड्स. तो हम क्या कह रहे हैं, हमने उस टेक्निक को इनोवेटिव कहा है, विच इज अ लाइक अ बेसिक सिंपल वर्ड, और हमने कहा है, हमने उसका एक इम्पैक्ट यहाँ शो किया है कि व्हाट हैज इट डन, इट हैज इम्प्रूव्ड यील्ड्स, करेक्ट? जो हम शायद डेटा के साथ या किसी के भी साथ उसे प्रूफ भी करेंगे आगे, करेक्ट? तो अगर हम सिर्फ ये बोल देते हैं दैट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन एग्रीकल्चर, इट इज एन ओपिनियन, इट इज एन ओपिनियन दैट वी आर डिलीवरिंग, करेक्ट? वो थोड़ा सा लोडेड सा. तो इंस्टेड वी से समथिंग दैट इज सिंपलर, it delivers what is the result of this, correct? So this is a statement. The second statement is something that you can use, right? Then we also should avoid biases and being a little over dramatic, है ना? तो जैसे कि इसका पहला एग्जांपल मैंने दिया है, farmers were struggling terribly and everything seemed hopeless until this NGO stepped in and saved the day. So it's like कि वही करता धरता था. तो because we are from also from this organization who's writing it, तो जब हम ही उसे इस तरीके से लिखते हैं तो वो बहुत PR-ish साउंड करता है ना? It's like a very PR kind of a thing कि we are trying to promote, but we can promote it in a very mellow way also by not feeding this into the heads of the reader, correct? So उसे हम कैसे लिख सकते हैं? Before the intervention, crops yield had declined and farmers faced financial stresses. The NGO introduced cost-effective natural farming techniques, helping farmers gradually restore soil fertility and improve productivity, right? तो कभी कभार एक चीज जो हम लोग हमेशा करते हैं वो ये भी करते हैं कि अगर आपका फोकस, जैसे ह्यूमन सेंट्रिक वाली बात हुई थी ना, तो अगर आपका फोकस कम्युनिटी और फार्मर्स हो जाता है, इंस्टेड ऑफ द इंटरवेंशन एंड द एनजीओ, अगर वो लोग आपके हीरोज हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में कैसे क्या हुआ, एंड आप ये सेकंड वाला अगर पढ़ेंगे कि वो न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द फार्मर्स, है ना? फार्मर्स फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड फार्मर्स ग्रेजुअली रिस्टोरिंग देयर सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. So the readers will be able to connect more to what you're trying to say. So
try to keep your tonality neutral. Don't try, जो मैंने नोज भी बोले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप क्या नहीं करना है वो भी बहुत जरूरी है. क्या करना है तो हम हमेशा समझ जाते हैं, पर क्या नहीं करना है वो हमेशा याद रखना चाहिए. तो पहली कुछ स्लाइड्स में बात हुई थी कि ज्यादा एडजेक्टिव्स ना यूज करें. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बायस्ड ना हो, राइट, या बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड लैंग्वेजेस ना हो, करेक्ट. सो इफ यू आर एबल टू स्टिक टू दिस ऑल्सो, इट इज यूजफुल. सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, उसके बारे में भी हम लोग ने बात की हुई है एक आध बार कि बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो, अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी आपको लग रहा है कि इसका कोई सिंप्लीफाइड वर्जन है ही नहीं, तो उसे ना यूज करें, उसे रहने दें, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा लिखना है और टेक्निकल टर्म्स जाने ही चाहिए, तो वी कैन इंक्लूड इट, अदरवाइज वी कैन लेट दोज बी, राइट. सेंटेंसेस बहुत लंबे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए. अगर आप, कभी कभार ऐसा होता है हम फ्लो में लिखते रहते हैं, कॉमा लगा लगा के सेंटेंस बढ़ता जाता है, एक पैराग्राफ हो जाता है हमारा, फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा, राइट. सो द ट्रिक इज, आपको जहां लग रहा है कि यू कैन डिवाइड द सेंटेंस कि भाई नहीं चाहिए, इट कैन गो एज पार्ट, एज अनदर पार्ट, प्लीज यूज अ फुल स्टॉप. क्योंकि जो रीड कर रहा है वो थक जाएगा पढ़ते पढ़ते, राइट, मतलब उसकी सांस फूल जाएगी क्योंकि वो सेंटेंस ही फिनिश नहीं हो रहा. So never ever get into very long sentences. Always use short and direct sentences. वो it just reduces the complication of the entire thing. Okay. Explain key concepts in simple terms before using abbreviations or specialized words. जब कोई नया, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई नया अगर इंसान ज्वाइन करता है आपकी टीम, जिसको प्रॉब्ली फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, उनको शायद पता भी ना हो बहुत सी बातें. हम लोग ऐसे हम लोग का लिंगो बन गया है, हम लोग एब्रीविएशंस यूज करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी टॉक टू ईच अदर, एंड द न्यू पर्सन इज क्लूलेस कि ये क्या बातें हो रही हैं, करेक्ट, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट इट. सो अगर आप कोई भी एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, वो फंडिंग एजेंसी का एब्रीविएशन हो सकता है, वो किसी इंटरवेंशन का एब्रीविएशन हो सकता है, वो किसी स्कीम का एब्रीविएशन हो सकता है. व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, whenever the first time you're doing it, प्लीज उसे एक्सप्लेन करते, सो दैट हुज रीडिंग इट नोज अबाउट इट, राइट. एंड नेक्स्ट आप जब उसे दोबारा रिपीट यूज कर रहे हैं, तब आप उसे एज एन एब्रीविएशन यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो यहाँ एक एग्जाम्पल वैसे ही दिया हुआ है. द प्रोजेक्ट लेवरेज्ड पर्माकल्चर मेथोडोलॉजीज एंड इंटीग्रेटेड बायो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल टेक्निक्स to enhance soil microbiota and optimize nutrient cycling. मुझे पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, it is too complex and too technical, जबकि I come from a permaculture farm, but this was too technical to read, right? So उसका simple और एक clearer version ये हो सकता है, the project introduced natural farming methods that improved soil health and made crops grow better without using chemical fertilizers. इनपे जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द केस स्टडी, देन आपको उन्हें यूज करना चाहिए, बट विथ अ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. एंड अगर लगता है दैट दे नॉट इम्पॉर्टेंट, उसे हम सिंपली समझाएंगे तो भी चलेगा, तो ऑप्ट फॉर द सेकेंड ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट वी हैव द नैरेटिव फ्लो एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग. तो मैं कहूंगी कि आप सब इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये एक डिफाइंड स्ट्रक्चर ही है या एक डिफाइंड सीक्वेंस ही है. जर्नलिज्म में हम उसे इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं, जहां हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए, एंड देन द बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट, एंड सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे लास्ट जानी चाहिए. So that should be the basic flow of everything. आपका जो इंट्रोडक्शन है, it can be about anything. आपका चैलेंज ही आपका मेन इंट्रोडक्शन हो सकता है. आपका इंटरवेंशन अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टोरी में, तो वो आपका मेन इंट्रोडक्शन हो सकता है, राइट. बट दिस इज फॉर अ बेसिक केस स्टडी. अगर किसी को बेसिक समझना है और लिखना है, तो रीडर्स के लिए what is the easiest flow to follow, what happened, क्या हुआ था, उसके लिए क्या किया गया, एंड व्हाट चेंज्ड, राइट. सो वी हैव अ क्लियर बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड. हम लोग एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स यूज करते हैं. अभी किसी ने वर्ड्स के बारे में बात की थी, तो हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक बिफोर, देन, आफ्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ. ये कुछ वर्ड्स हैं, और वर्ड्स मैंने बताए थे, हाउएवर, टू ऐड टू इट, इन लाइन्स ऑफ, करेक्ट. ये कुछ वर्ड्स हैं जो जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं टू ट्रांजिशन, राइट, फ्रॉम वन पैराग्राफ और वन पॉइंट टू अनदर.
तो ये एक स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव का सिंपल सा इन्होंने दिया हुआ है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं उस प्रॉब्लम की वजह से, वो इंटरवेंशन हमने क्या किया है, उस इंटरवेंशन की वजह से आउटकम क्या आया है, हैज द इनकम इंक्रीज, हैव द यील्ड्स इंक्रीज, आउट माइग्रेशन बंद हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड, सोशल चेंज आया है, इकोनॉमिक चेंज आया है, एनवायरमेंटल चेंज आया है, वो आप मेंशन करते हैं। एंड आप एक कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं द स्केल ऑफ द इम्पैक्ट। कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं जो हमने बात की थी की लर्निंग्स, कोई लर्निंग है क्या इस इंटरवेंशन से। कंक्लूजन में हम मेंशन कर सकते हैं आर देयर एनी रिकमेंडेशंस, राइट, कि कम्युनिटी के अंदर से ही कोई रिकमेंडेशन आ रहा है क्या, किसी एक्सपर्ट से कोई रिकमेंडेशन आ रहा है कि इस चीज का वे फॉरवर्ड क्या है, राइट। सो योर कंक्लूजन शुड समराइज what has happened and आगे क्या होगा, correct? So that could be your conclusion. So this is a brief like the basic of a case study narrative जो आप लोग follow कर सकते हैं। But for somebody जो case studies लिखे ही जा रहा है या उन्होंने बहुत सालों तक लिखा है, I would suggest कि आप लोग खुद identify करना शुरू करें कि इस पूरे case study में आपका main point क्या है जो आप चाहते हैं कि reader पढ़े, और वहां से वो उस केस स्टडी की शुरुआत करे और केस स्टडी को समझने की शुरुआत करे, या आपका जो भी इंटरवेंशन हुआ है या जो भी इशू है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसे समझने की शुरुआत करे, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इनकॉर्पोरेटिंग डेटा, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ओके, कल हमने छोटा सा बात किया था डेटा कलेक्शन को लेके एंड डेटा किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते। जनरली डेटा जो है वो क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, क्योंकि हम कह देंगे कि सॉइल फर्टिलिटी हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, या इस तरीके से कुछ एक सेंटेंस, वो थोड़ा वेग लगता है, बट आप अगर उसमें नंबर डाल देते हैं तो जो रीडर्स का ट्रस्ट है वो ज्यादा बिल्ड होता है। सो इट एड्स क्रेडिबिलिटी, डेटा नंबर्स विल ऑलवेज एड क्रेडिबिलिटी। वो इट शोज द इम्पैक्ट वेरी क्लियरली, राइट। आप लोग कहीं गए हैं एंड आपने 2 साल पहले पूरे गांव का मिला के इनकम क्या था, एंड 2 साल बाद वो इंटरवेंशन के बाद हाउ हैज द इनकम इम्प्रूव्ड, राइट। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना तो आसान काम है, हर कोई कर सकता है, रेट ऑफ चेंज क्या है, करेक्ट। यू शो दैट एंड दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट। इट शोज द इम्पैक्ट वेरी क्लियरली कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है आफ्टर दिस इंटरवेंशन, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स को एंगेज कर सकते हैं, डोनर्स को एंगेज कर सकते हैं, who can rely on this data for their future decisions, okay? So जैसे I was saying कि farmers incomes increase significantly after the intervention. तो significantly is a number जो आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग हो सकता है, right? All of us who are on the call, उनके लिए ये significant number क्या हो सकता है? किसी के लिए शायद 10 रुपीज होगा, किसी के लिए 100 होगा, किसी के लिए 1000 होगा, किसी के लिए 2000 होगा। It could vary, right? The percentage change could also vary. वो significant, आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, would be different, right? But when we say that farmers' average income increased by 40% within a year, it shows impact very directly, correct? With a simple percentage that we've used. So data does that, right? Next, एक ये छोटा सा टिप है which you can use जब भी आप डेटा इंटीग्रेट करते हैं अपनी स्टोरीज में। कभी कभार हम लोग इतना ज्यादा डेटा और नंबर्स भर देते हैं कि खुद ही पढ़ने में पागल हो जाएंगे। तो मैथ्स इज नॉट अ फेवरेट सब्जेक्ट फॉर एवरीबडी, राइट। तो उनको भी इतना लोड नहीं करना चाहिए विद लॉट ऑफ नंबर्स। तो कभी कभी यू कैन बी अ लिटिल विटी अबाउट यूजिंग डेटा इन योर केस स्टडीज। तो इफ एट ऑल इट इज आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी अलाउड हो, और the context should still be clear, correct? So for example, यहाँ अगर आप पढ़ सकते हैं तो a farm extracts 1 million liters of water per year for irrigation. तो मैं अभी अपने दिमाग में 1 million liters of water imagine नहीं कर सकती कि कितना पानी होगा, correct? It's just a figure that has been given to me. But इसका एक simplified सा correlation है. The amount of water used in 1 year is equal to 400 Olympic-sized swimming pools.
तो जब आप ये पढ़ते हैं तो डज इट मेक यू फील ओ माय गॉड 400 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स, क्योंकि हमें अब वो मैग्नीट्यूड समझ आ रहा है, राइट? तो मैं शायद 1 मिलियन लीटर्स इमेजिन नहीं कर सकती, पर मैं एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल इमेजिन कर सकती हूँ, और उसको मैं अब अपने दिमाग में into 400 times imagine कर रही हूँ, right? So this imagination is easier for the reader. Similarly, a farm with agroforestry captures 50 metric tons of CO2 per year. इसका simplified correlation है, that's the same as removing the emissions of 10 cars running for a whole year, right? Next है food waste versus feeding people. A village wastes 5 tons of food per year. उसका simplified इन्होंने correlation रखा है कि ये जो waste है that could feed 10 families for an entire year, right? तो 5 tons of food per year मैं imagine नहीं कर सकती कितने बक्सों में, कितने प्लेट्स या कितने बर्तनों में होगा, बट मैं 10 families का पूरे साल का खाना imagine कर सकती हूँ, right? तो these analogies जो है, ये कुछ relatable analogies हैं जो आपको डेटा अपने ही दिमाग में विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो इट्स जस्ट अ टिप हम लोग भी यूज करते हैं अपनी डेटा स्टोरीज में, तो आप लोग इस तरीके से भी इन एनालॉजीज को यूज कर सकते हैं, करेक्ट? वी एक्चुअली हैव अ फ्यू मोर स्लाइड्स, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि लेट मी फिनिश दोस एंड देन वील गेट इनटू or we'll get into a Q&A session first and then we'll डेटा या राइटिंग टेक्निक्स में किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या? Anybody who has a doubt, anybody who wants to ask something? Okay, I don't see any hands up. All right. So okay, I do see one. Yes, Swarnima. Am I audible? Yes. Is it compulsory to write conclusion in case study? So I wouldn't say it is compulsory, but it's always good to conclude, right? आप अगर एक केस स्टडी लिख रहे हैं और बिल्कुल ही मतलब, so whenever there's no conclusion, if there's no end to it, हम लोग बोलते हैं क्लिफ हैंगर. आपने ऐसी मूवीज देखी होगी ना जहां वो एंड हो रही है और आपको लगता है यार, बाहुबली फॉर एग्जाम्पल, राइट? हमने बाहुबली 1 देखी एंड वी वांटेड टू सी बाहुबली 2 की क्या हुआ, बिकॉज देयर वाज नो कंक्लूजन टू इट, राइट? तो यू हैव टू हैव अ कंक्लूजन सो दैट आपका जो केस स्टडी है या जो स्टोरी का फ्लो है वो खत्म हो, सो द रीडर को क्लोजर चाहिए, करेक्ट? If you have a part 2 coming up to it, then it's okay. But if you don't have a part 2 coming up, so I would suggest कि there should be a conclusion to summarize कि हाँ ये चीज खत्म हो रही है यहाँ, and the reader also feels कि yeah, this is where it ends, right? Did I answer your question? Okay. Okay, Shreya, you have a question. Is it required to add data-related infographics in the case stories? So, जब भी हम data visualizations add कर देते हैं to anything, it adds immense value to what you've written, right? क्योंकि a person then doesn't have to read a lot, but just see the charts and graphs, which are more impactful. So, अगर आपके पास उतना समय है और अगर आपने डेटा विज उस तरीके से सीखा है, तो you can definitely incorporate. तो उसमें I am nobody to say no. I would always suggest कि अच्छी photographs, अच्छे data visualizations use हो in case studies. So they just make the case study more impactful. Do we have any other questions, or we can move ahead to the final? Something in the chat. Shreya said okay. Malay has a question. Sometimes we only have data and no feedback from beneficiary. Example, I have data of water quality improvement as a result of water harvesting, and I understood its implication. But say for time constraint, I couldn't go for interview. Then what style should be used? Okay. तो अगर आपके पास डेटा है और वो ऑथेंटिक है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड, राइट? एंड फ्यू इंटरव्यूज अगर आपको लग रहा है कि आप ऑन फील्ड नहीं जा पाए हैं, तो if there is any chance to speak to somebody over the phone also to talk about कि
वाटर क्वालिटी चेंज होने की वजह से उनकी लाइफ्स में क्या चेंजेस आए हैं. सो आई थिंक इवन अ बिट ऑफ दैट इज यूजफुल, करेक्ट. बट अगर आपके पास कंटेंट ही लिमिटेड है तो आपका केस स्टडी ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है, राइट. सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट दैट इफ यू हैव गुड डेटा बैकिंग, जहां आप ये कह पा रहे हैं कि ये क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एंड एवरीथिंग, एंड यू फील कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे है, तो if you're not able to go to the field, maybe you can call them up or take a quote from them just to add कि हाँ this has happened because of this change in quality. But अगर वो नहीं भी हो रहा है, if that is also not happening, there's no scope कि आप उनसे बात कर सके, तो this could be a technical सा case study where we don't have a human centric approach as such because of these other constraints. So हर चीज ideally everything won't be possible always, right? कुछ चीजें थोड़ा बहुत कभी कभार let go करना भी पड़ेगा, so that is also okay. Okay. Yes, we will share the recording with everybody actually on mail once we upload it on YouTube or any other platform. So we'll do that. Okay. So I'll move on to the final parts now, which are very brief though. अब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, केस स्टडी कैसे लिखना है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, बट कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए. हम भी ये करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी करते होंगे, कि जब भी आप फील्ड पे जाएं, जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, फोटोज भी ले रहे हैं, हमेशा कंसेंट ले. सो आई टेल यू इट हैपेंड विद वन ऑफ द एनजीओज. उन पहली बार एक गांव से महिलाएं, द एनजीओज वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और पहली बार उस गांव से महिलाएं निकली थी फॉर अ फेयर. आई थिंक उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, और वो पहली बार अपने गांव से शहर सब मिलके आई थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट. तो बहुत फोटोग्राफ्स खींची गई, बहुत सब उस पर लिखा गया. सो दिस वन पर्टिकुलर फोटोग्राफ जिसमें, अब जनरली वहां किसी ने किसी से परमिशन नहीं, सब अपने मस्ती में है, दे डूइंग सम एक्टिविटी समथिंग और द अदर, एंड समबडी टुक अ फोटोग्राफ. उस फोटोग्राफ में एक पर्टिकुलर देयर वाज अ वुमन जिसकी साड़ी थोड़ी सी उठ सी गई थी, मतलब यहाँ से. तो एंड दैट फोटोग्राफ गॉट पब्लिश्ड. वो फोटोग्राफ घर पे एवरीबडी सॉ, राइट. सो दे मेड अ ह्यू एंड क्राई, और उन्होंने बिल्कुल उसको पलट दिया कि आप लोग घर से बाहर निकले हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस, एंड they tried to restrict her from moving out of the house again. तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट्स रहते हैं लोगों पर भी, ऑफ व्हाट वी राइट एंड व्हाट वी कैप्चर. तो जरूरी नहीं है हर कोई कंफर्टेबल हो विद बीइंग फोटोग्राफ्ड, राइट, या हर कोई कंफर्टेबल हो विद बीइंग कोटेड इन अ स्टोरी और अबाउट टॉकिंग टू यू. तो आप लोग प्लीज कंसेंट लें, हमेशा पूछें कि यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू गो अहेड विद इट, इज इट ओके. अनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी मॉरली एथिकली हमारे परव्यू से थोड़ी बाहर होती हैं. जैसे हम कभी कभार एज जर्नलिस्ट हम लोग माइनर के रेप केसेस में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नॉट इवन द नेम ऑफ द सिटी फॉर दैट मैटर. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस हैं जो हम फॉलो करते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल या सेंसिटिव सा कुछ केस है जिसमें आपका कुछ भी मेंशन करना, नाम, गांव का नाम, या एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कुड बी डेट्रीमेंटल टू दैट पर्सन, उस पर्सन को आगे जाके हानि पहुंचा सकता है. क्योंकि हम तो लिख के, फोटोग्राफ करके, इसको छाप के निकल जाएंगे वहां से, बट दे आर द वंस हु स्टे देयर, राइट. तो अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके की भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो इट इज बेटर टू अवॉइड कि हम वहां नाम्स मेंशन ना करें. हम जनरली ऐसा लिख देते हैं कि did not wish to be named, right, या फिर on condition of anonymity. तो उस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड जितना हो सके उतना एक्यूरेट रहे, क्योंकि देयर आर वंडरफुल स्टोरीज ऑन द ग्राउंड. हमें कुछ भी फिक्शनल बनाने की जरूरत ही नहीं है. वी कैन जस्ट स्टिक टू व्हाट इज हैपनिंग एंड stick to the flow, and it will come out well, right? So we should always stick to the facts truthfully. Last part would be reviewing and finalizing case studies. तो आप लोग प्रूफ रीड एडिट उसे करें क्लैरिटी के लिए, ग्रामर चेक के लिए, कि एक बार हम लिख लेते हैं, हम फ्लो में लिख तो लेते हैं, बट ऑलवेज गो बैक टू इट अगेन टू चेक कि कहीं कोई ग्रामर वगैरह गड़बड़ तो नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन तो ठीक है, ऑल ऑफ दैट. ग्रामरली वगैरह करके ऑनलाइन एप्स भी हैं जो आपके लिए ग्रामर चेक कर देते हैं, तो यू कैन यूज दोज.
पीयर रिव्यू जो मैंने पहले भी बोला कि हमेशा फीडबैक अपनी कॉलीग्स से भी ले लें, कोई ऐसा हो जो सीनियर हो, काफी समय से केस स्टडीज लिखता भी हो, उनसे भी एक रिव्यू ले सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट आई कैन चेंज, और बहुत कंस्ट्रक्टिवली लें, मतलब अच्छे ओपन माइंड से लें कि हाँ ये जो फीडबैक है इसे मैं कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपने खुद के राइटअप में, राइट। कभी कभार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम फेस वैल्यू में ले लेते हैं। तो कल हम लोग ट्रायंगुलेशन की बात कर रहे थे, कोरोबोरेट करने की। तो हमेशा जो ये फैक्ट्स वगैरह हैं ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स से, राइट। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसे किसी और से वही सवाल पूछ के आप चेक करें कि इज दैट वैलिड, राइट। एंड फॉर्मेटिंग, अगर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग, सपोज यू आर अ ग्रुप, आप लोग का एक कम्युनिकेशन टीम है प्रॉबेबली, आप लोग उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं दैट शुड द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट। तो हर किसी के जो केस स्टडीज आएंगे वो उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसे इट इज नॉट लाइक कि हम यहाँ जो एक मिक्स्ड ग्रुप है हम सब एक स्ट्रक्चर डिसाइड या डिफाइन कर दें, बट ये स्ट्रक्चर आप लोग विद इन द ग्रुप अपने छोटे माइक्रो लेवल पे डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ग्रुप जो है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहता है। सो देयर कुड बी टेम्पलेट्स जो आप फॉलो करना चाहते हैं फॉर कंसिस्टेंसी, राइट। एंड देन फाइनली सम क्विक टिप्स। कल मुझे किसी ने पूछा था कि हम डेली क्या चीजें कर सकते हैं, तो ये कुछ छोटी चीजें हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में की हैं और आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। एक होता है स्टोरी टेलिंग चैलेंज। हमें कभी कभार लगता है कि यार ये छोटी सी कोई चीज हो रही है इसके बारे में क्या लिखें, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, बट अगर आपने वो कॉमन सी चीज के बारे में लिखना क्रैक कर दिया तो आपने राइटिंग क्रैक कर लिया, राइट। तो कुछ बहुत, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है मेकिंग टी या वॉकिंग इन द फील्ड, बहुत सिंपल सी चीज हो सकती है, बट आप अगर उसे लिखने की कोशिश करें डेली, एक छोटा, हफ्ते में एक बार कोई भी एक छोटी सी चीज आपके आसपास जो हो रही है उसे लिखने की कोशिश करें इनटू अ कंपेलिंग स्टोरी, तो आपकी नरेटिव स्किल्स इंप्रूव होंगी, करेक्ट। एक होता है वन लाइन इम्पैक्ट टेस्ट, अगेन जो मैं करती हूँ, कभी कभार हमारे पास बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हें पढ़े और उन्हें समराइज करने की कोशिश करें इन लेसर सेंटेंसेस, प्रॉबेबली जस्ट वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेस। तो उससे क्या होता है कि आपको लेंदी चीजें कंसाइज करनी आ जाएंगी, राइट। एंड यू शुड नो कि वो कंसाइज करके इम्पैक्ट सेम होना चाहिए, दैट इज लाइक रूल 101। इम्पैक्ट नहीं चेंज होना चाहिए बट कंसाइज हो जानी चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज अ प्रैक्टिस दैट यू कैन डू। वॉइस नोट्स टू वर्ड्स, तो कभी कभार हम फील्ड पे जाते हैं, हम बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं और हमें लगता है कि यार हम इसके बारे में लिखेंगे एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट, घर आते आते हम भूल जाते हैं। मैं अभी एक फेलोशिप, एक एक्सपीडिशन पे बाहर थी, हम लोगों ने साइंटिस्ट के साथ सुंदरबंस को स्टडी किया। तो डे 1 डे 2 हम इतना थक गए थे, बट देयर वाज सो मच ऑफ नॉलेज दैट आई वाज टेकिंग, पर मुझे तीसरे दिन नींद भी इतनी थी और सब कुछ, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि हमने क्या क्या बातें करी है, इतनी ज्यादा बातें करी बट क्या क्या करी है। तो तब मुझे लगा यार हर चीज अगर मैंने रिकॉर्ड कर ली होती तो आई कुड हैव ट्रांसक्राइब्ड इट, राइट। तो आप लोग छोटे छोटे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, खुद ही कोई ऑडियो नोट भेज दीजिए भले ही व्हाट्सएप पे। अगर टाइप करना भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो जस्ट सेंड अ ऑडियो नोट कि यार दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, कम बैक, और ये जो भी ऑडियो नोट्स है उन्हें एक नैरेटिव में ढालने की कोशिश कीजिए, उन्हें एक नैरेटिव में स्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए। सो दीज आर स्मॉल प्रैक्टिसेस। हो सकता है शुरू में आपको बोरिंग भी लगे, बट मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बहुत मदद करती हैं, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ओके। एंड मेटाफर मंडेज, मेटाफर मंडेज हिंदी में इन्हें कहते हैं रूपक। जैसे हम, हमारे शायर लोग और वो लोग जिस तरीके की बातें करते हैं कि ये जिंदगी एक सफर है या इस तरीके की बातें, तो मेटाफर्स यूज करना अगर आप सीख जाएं, जैसे नेचुरल फार्मिंग इज लाइक टीचिंग द सॉइल टू ब्रीथ अगेन, करेक्ट। थोड़ा सा पोएटिक है, बट ये दीज टिप्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये टिप्स दे नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट केस स्टडी राइटिंग, बट दीज टिप्स आर वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग इन जनरल। तो आप में से बहुत होंगे जो लिखना चाहते हैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट के बारे में और चीजें लिखना चाहते हैं, तो ये आपको उसके लिए भी मदद करेगा, इट विल हेल्प यू राइट बेटर, राइट। So, yes, I think before we move on to the Q&A, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 1 second.
सो there's a WhatsApp कम्युनिटी जो हमने फॉर्म की है और वो मैंने ईमेल पे सबको भेजी थी। उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग वील डू फॉलो अप सेशंस ऑल्सो, मतलब दिस शुडंट बी द एंड ऑफ इट, हम लोग कुछ फॉलो अप सेशंस भी करेंगे तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। वो मैं आपको ऑन मेल वापस शेयर कर दूंगी। सेकेंड, रिलेटेड टू दिस हम लोग रिकॉर्डिंग्स शेयर करेंगे एंड अ डॉक्यूमेंट, अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे रिसोर्सेज सब कुछ मेंशन हो, वो भी मैं क्यूरेट करके आप सबको भेजूंगी। थर्ड, so because we're not doing any hands-on exercises right now, what we'll do is I'll share a Google form जिसमें आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपका अगर अभी कोई ऑनगोइंग केस स्टडी है जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं, या फ्यूचर में कोई केस स्टडी है इन द मंथ टू कम, अगर किसी केस स्टडी पे आप लिख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है बट आपको एक केस स्टडी लिखनी है, ट्राई करना है, तो आप उस गूगल फॉर्म के माध्यम से वो केस स्टडी फिल इन कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, राइट? तो आई विल टेक 7 to 10 days टू रिस्पॉन्ड टू इट, राइट? कि उसे उसमें क्या एडिट्स हो सकते हैं, उसमें क्या फीडबैक रहेगा। तो दैट कुड बी अ प्रोसेस। NCNF has started its own newsletter now, and now we are also redeveloping our website. तो we would love to use those case studies। अगर आपके अपने if you want a place to publish, हम लोग उस न्यूज़लेटर के थ्रू भी पब्लिश कर सकते हैं। हमारा जो लार्जर कम्युनिटी है ऑन द गूगल ग्रुप्स, उनके साथ भी ये केस स्टडी शेयर कर सकते हैं। वी कैन कम इस बैच का ही वी कैन कम अप विद अ स्मॉल ऑनलाइन ई PDF, सो टू से ई बुकलेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिसमें हम ये सारे केस स्टडीज इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आप लोगों का सबमिशंस एंड आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन दिस प्रोसेस। तो you can send that to me, I'll send that also। I'll also send a feedback form। आप लोग please feedback दीजिए of how we can improve this, right? So I'll send all of this on email, आप लोग उस पर respond कर सकते हैं। So but before that, we do have some questions here। Do we need to take consent in written? So it depends। अगर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल या आपको लग रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव सा इशू है जिसमें अगर जिसमें इट कुड बी कि आपने लिख दिया और बाद में somebody backs out, तो आप रिटन कंसेंट ले सकते हैं। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव आल्सो डन इट। काफी एक्सपर्ट से मैंने रिटन कंसेंट लिया है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह की हैं एंड सुनाया भी है उन्हें कि दिस इज व्हाट यू हैव सेड एंड देन वी गो अहेड एंड राइट इट। तो कुछ क्रिटिकल इश्यूज के लिए आप लोग रिटन कंसेंट भी ले सकते हैं। बाकी जस्ट टेलिंग देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उन्हें पता हो कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, राइट? व्हाई आर यू राइटिंग इट? आप ये कहाँ जाएगा, कहाँ छपेगा, इस डॉक्यूमेंट का क्या काम होगा, व्हाट इज इट फॉर यू, इज इट फॉर देम? तो इस तरीके के कम्युनिकेशन से भी आप उन्हें कंफर्टेबल करके समझा सकते हैं एंड देन इफ दे अग्री टू इट, ऑफ कोर्स आप लोग यू कैन स्पीक टू देम एंड इंक्लूड देयर इंटरव्यू कोड्स, देयर नेम्स इनटू द केस स्टडी, राइट? मानस जी, हम PPT तो नहीं बट वील बी शेयरिंग दी रिसोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा था, विच आई डू फॉर यू। डू वी हैव एनी गाइडलाइंस? सो गाइडलाइंस रिपोर्टाज में होता है, फॉर जर्नलिस्ट होता है। आई एम नॉट श्योर केस स्टडीज में होता है कि नहीं, बट कुछ चीजें तो मॉरली एंड एथिकली हमें फॉलो करनी चाहिए, विच आई हैड शेयर्ड, जो बेसिक्स ऑफ एनी राइटिंग है। तो वी कैन स्टिक टू दोज एंड rest I don't know if there's any detailed list of confidentialities as such, but if I do come across something I'll definitely share with the group and वो via mail में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। Should I share the WhatsApp link here? One second. Here is the WhatsApp community का लिंक है जहाँ पे हम लोग एक्टिवली चीजें where we can see ongoing case study or project. I didn't quite get you on that. There are some questions here also. The first question was, is this PPT? PPT का मैंने बता दिया है।
I understood that we can put quotes in between, of course, which will be in first person, but can we write the whole case study in first person? So ये बात हमने कल भी की थी. It's whole case study in first person अगर हम लिखते हैं तो we are still a third person who's writing it, right? तो it is like field notes. तो वो first person जब लिखे तो it's better, but it's always good to write in third person, but just incorporate quotes, right? Any good publisher where we can publish our case study on article? Irshad, we should stay in, you can connect with me. आप हम मेरे साथ connect कर सकते हैं कि किस प्रकार के case studies आपने लिखे हैं. There are a lot of platforms जो publish भी करते हैं these case studies and as field notes also, as first person accounts also. So please do get in touch. Please do get in touch. I'll like to help you with the publications जहाँ पे आप ये publish कर सकते हैं and we can also work on the case studies together. आप उन पे काम करके उन्हें submit कर सकते हैं. So it's for everybody actually. अगर किसी को भी help चाहिए हो with publishing also, if there's no internal publication as such जिस पे आप काम कर रहे हैं, so I can help you with connect with publications जहाँ पे we can do it. So yeah, some sites where I can connect the somebody HP. तो the same answer as Irshad. आप लोग के पास कॉम्स की आईडी है ही जिससे मैंने शेयर किया था सब कुछ एंड उस पे हम लोग for sure कनेक्ट कर सकते हैं. Smritika, I see your hands up. One second. I'll just. Yes. हेलो मैम. Hi. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं हम्म. तो एक तो फोटोग्राफ्स के लिए जो आपने बोला था, हम्म. देन नेक्स्ट की बहुत बार होता है कि हम नाम जो देते हैं केस स्टडीज में, तो क्या वो ओरिजिनल नाम जाना चाहिए या बहुत बार हम नेम चेंज करके भी देते हैं, तो एथिकली क्या करेक्ट है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जो उसका ओन नरेशन होता है, कई बार हम केस स्टडी जो लिखते हैं तो जिस इंडिविजुअल पर्सन का अगर हम ले रहे हैं तो उसका ओन नरेशन से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो क्या उसके ओन नरेशन को लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. सो स्मृतिका, फर्स्ट का आंसर पहले मैं दूंगी कि अगर नेम चेंज जब हम करते हैं तो दैट इज डन व्हेन अगेन थिंग्स आर अ बिट critical or sensitive for that matter, and if the person is unwilling to be on record, right? अगर वो नहीं चाहता कि उसका नाम इंक्लूड हो क्योंकि for any reason, तो आप नेम चेंज कर सकते हैं या अनोनिमस उसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी जो मोर देन विलिंग है कि आप मेरा नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो इफ यू हैव समबडी हु इज ओके टू गो ऑन रिकॉर्ड, वो ऑन रिकॉर्ड जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ दीज आर टू थिंग्स, ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड. ऑन रिकॉर्ड होता है जब आप कोट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये इस इंसान ने कहा है. अगर मैंने स्मृतिका से बात की तो मैंने इन कोट कुछ डाला है जो स्मृतिका ने कहा है और स्मृतिका ने कहा है कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, विच इज ऑन रिकॉर्ड, हमने बात की है, तो मैं लिख सकती हूँ स्मृतिका. पर अगर स्मृतिका ने मुझसे बात की, स्मृतिका के साथ कुछ और लोगों ने भी बात की और सपोज हम फार्मिंग कम्युनिटी की बात करें इन जनरल और उन्होंने कहा है कि हमारा नाम यूज नहीं करना है, तो हम कभी कभार ये लिख सकते हैं कि सम फार्मर्स और मोस्ट फार्मर्स फेल्ट और सेड दिस, राइट? बट इट्स ऑलवेज गुड टू फाइंड समबडी जो ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहे, बिकॉज दैट एड्स क्रेडिबिलिटी टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? व्हेन इट इज नेमलेस तो थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो अंटिल एंड अनलेस इट्स नॉट अ वेरी सेंसिटिव इशू, हम वो मेंशन कर सकते हैं, करेक्ट? व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? सॉरी. इंडिविजुअल पर्सन का जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसके ओन नरेशन से कुछ, उसका कई बार होता है उसका ओन नरेशन या ओन थॉट्स से क्या हम उसके स्टार्ट कर सकते हैं राइटिंग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. कभी कभार लोगों के कोट्स बहुत पावरफुल होते हैं. आई वाज डूइंग अ स्टोरी ऑन फर्टिलाइजर्स इन पंजाब एंड देयर वाज दिस पर्सन, 70-year-old पर्सन, जिसने मुझसे कहा कि ऑल ऑफ यू, आप सब लोग बात कर रहे हैं कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स से एडिक्टेड है, पर कोई भी बात नहीं कर रहा कि पंजाब की मिट्टी फर्टिलाइजर से एडिक्टेड है. सो इट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, राइट? कि उन्होंने इस तरीके का एक एनालॉजी, एक कंपैरिजन दिया एंड आई स्टार्टेड द स्टोरी विद दैट कोट. तो कभी अगर आपको लगे कि देयर इज अ वेरी इम्पैक्टफुल कोट जो आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही सेट कर दे रहा है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोट. तो इंट्रोडक्शंस कैन बी डिस्क्रिप्टिव, जो आप
जगह डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंट्रोडक्शंस आपके कोट से शुरू हो सकते हैं कि किसी ने ये बात कही विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी, या फिर इंट्रोडक्शंस बहुत सिंपल द डब्ल्यूज एंड द एच वाला क्वेश्चन आंसर करते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ हो सकता है। सो इट कैन बी ईदर ऑफ देम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। वनीता, यू वांट टू? यस, सो वन मोर थिंग जस्ट वांट टू नो, जैसे कि अगर हम कोई कोड यूज करना चाह रहे हैं किसी अपने सहभागी का, तो कभी कभी उनके जो बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम लिखेंगे तो क्या वो समझेंगे कि मतलब जो रीडर को समझे या नहीं समझेंगे, ये जो कंफ्यूजन रहता है। तो क्या उस समय हमने उनके शब्दों को मोल्ड करके वो कोट को मेंशन करना चाहिए, या फिर उसको एज अ सेंटेंस में तब्दील करके हुए लिखना चाहिए? क्या सही तरीका होगा उस समय? राइट। मतलब अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं ऑन फील्ड और आपको तभी ये समझ आ रहा है कि ये जो वर्ड यहाँ बोला गया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि आपको लग हम्म। रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए, तो द बेस्ट वे इज कि आप वहीं उनसे पूछ लें कि आपने जो ये हम्म। बात कही थी इसका ये मतलब था ना। राइट, तो हम्म। वहीं वो क्लैरिफाई हो गया बिटवीन यू एंड द पर्सन जिसको आप हम्म। कोट कर रहे हैं। करेक्ट। हम्म। सेकेंड, इफ यू नॉट एबल टू डू दैट, अगर तब नहीं हुआ, बाद में उसे लेके बैठे हैं, आपको लग रहा है कि ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, अब मुझे लग रहा है समझ नहीं आ हम्म। रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो कॉन्टेक्स्ट को इंटैक्ट रखते हुए, जो हम कभी कभार कोई बोलता है ना कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने बहुत वो सुना होगा, मेरे को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया, मतलब मेरा हम्म। कोट डिस्टॉर्ट कर दिया गया। तो हम्म। व्हेन डज अ हम्म। कोट डिस्टॉर्शन हैपन? कोट डिस्टॉर्शन हैपेंस जब आपने वो कोट का मीनिंग ही चेंज कर दिया है पूरा का पूरा। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। और अगर हम्म। आपने कोट का मीनिंग नहीं चेंज किया है, बस उस हम्म। वर्ड को एक्सप्लेन किया है, जिसका हम्म। हम्म। एक्सप्लेनेशन डिक्शनरी एक्सप्लेनेशन भी वही है, राइट, हम्म। गूगल एक्सप्लेनेशन भी वही है, आप जहां ढूंढेंगे उसका हम्म। एक्सप्लेनेशन वही है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हम्म। अगर आपको हाँ लग रहा है दैट इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड इट बेटर, तो यू शुड हम्म। सिंप्लीफाई इट फॉर श्योर। नहीं, अगर सपोज मेरे जो पार्टिसिपेंट्स है वो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, वो हम्म। मैं उनकी जैसे ग्रामेटिकली, जैसे मराठी में कुछ अलग अलग टोन में मराठी बोली जाती है अलग राइट। अलग क्षेत्र में, ठीक है। राइट। तो अगर विदर्भ में कुछ अलग है, मराठवाड़ा में कुछ है, मुझे वो समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो मेरे रीडर रहेंगे, जो दूसरे रीडर रहेंगे, शायद वो कहीं और यहाँ के होंगे, तो हम्म। उनको वो समझ में आना चाहिए करके मैंने वो ग्रामेटिकल चेंज करना चाहिए क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस तरीके से, तो वो क्या सही तरीका रहेगा कि उनके जो सहभागी उनके टोन में लिखना सही रहेगा, या फिर उसको मोल्ड करते हुए लिखना सही रहेगा? तो जन मोल्ड मोल्ड आप इस तरीके से अगर कर रही ग्राम हैं कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल एंड हम्म। अनलेस कि उसने बोला है कि मेरे राइट पे ईस्ट है, हम्म। और हम्म। आप उसी चीज को वैसा ही ट्रांसक्राइब करके दूसरी भाषा में भी अगर लिख रही है, सपोज मराठी में बात हम्म। हुई, आप इंग्लिश में लिख रही है पर यही बात लिख रही है, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अनटिल एंड हम्म। अनलेस आपने राइट को वेस्ट बना दिया तो प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, मतलब वो अपन लिबर्टी ले सकते कि वो यस यस थो- यस, क्योंकि या लैंग्वेजेस का ग्रामर वगैरह बहुत डिफरेंट है। मैं ओडिया अगर अभी ट्रांसक्राइब करने बैठूंगी इंग्लिश में, तो देयर विल बी ग्रामेटिकल चेंजेस दैट आई हैव टू मेक, मतलब उसमें या कोई, हाँ, वो लीवाई है ही नहीं, पर वो मेरे को करना ही पड़ेगा। बट कंसिडरिंग कि मैं बिल्कुल हम्म। ही बात नहीं चेंज कर रही, वो बात वही हम्म। है जो उन्होंने कही है, बस भाषा चेंज हो रही है, तो अब मुझे उस भाषा के सेंटेंस फॉर्मेशन में इसको ढालना है, दैट्स अबाउट इट। ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? Is there a source where we can deep diver into simplification techniques for larger data sets? Actually, मेरी learnings come from a fellowship program that I did on data journalism. तो वहां से मैंने ये चीजें पिक की थी और शेयर किया है. I couldn't find anything externally, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं थोड़ा सा ढूंढ सकती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर अगर मुझे कुछ मिलेगा तो आई हैव टेकन नोट ऑफ दिस, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी फॉर श्योर, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं. सो दिस आई कैन शेयर विद द रिसोर्सेज दैट आई शेयर. डू वी हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस?
मैंने अपनी मैं अपना काम जनरली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करती हूँ, हम वहाँ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। आप NCNF के लिंक्डइन पेज पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड I will share all the resources with you along with the feedback form and the Google form जिसमें आप लोग अपने case studies share कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे to take up a few of them in our newsletter, NCNF newsletter as well. Vanita, you want to say something? एक बात पूछना था कि जो अभी तो आपने केस स्टोरी राइटिंग का एक सेशन लिया है, इस तरीके से ही क्या फोटो स्टोरी या फिर फोटो एसे जो रहता है, बिल्कुल। तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा आगे में चलते, मतलब उसकी और क्लैरिटी के लिए आप सेशन लेंगे या फिर ऐसे कुछ हमने पॉसिबल ऑलरेडी होगा तो? सोचा है कि हम लोग फोटोग्राफी पे और वीडियोग्राफी पे कुछ सेशंस करें इन द फ्यूचर, ताकि पार्टनर्स के साथ वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम लोग कर सकें। प्रॉबेबली हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन पे भी कभी एक सेशन कर सकते हैं। सो दीज आर ये पाइपलाइन में है, बिल्कुल है। बट इन द मीन टाइम जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी बच गए हैं यहाँ, अगर आप लोगों के पास भी कुछ सजेशंस हैं और आपको लगता है कि इन चीज़ों पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए या इन पे हमें कुछ सेशंस करने हैं, तो इंटरनली अगर इफ़ यू आर एबल टू डू इट इंटरनली हम लोग बिल्कुल करेंगे। अगर एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन भी चाहिए तो हम उन्हें भी पुल इन कर सकते हैं फॉर दीज। तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा ऑन मेल। कॉम्स कम्युनिकेशंस की आईडी है जिससे हम लोगों ने आपको लिंक्स वगैरह शेयर की हैं, जिससे मैं फीडबैक फॉर्म वगैरह भी शेयर करूँगी। तो उसी पे आप लोग अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं हमें कि किस तरीके के सेशंस आप लोगों को चाहिएंगे, और हम उन्हें बिल्कुल क्यूरेट कर सकते हैं आपके लिए। सो इट्स फॉर एवरीबॉडी, हर कोई सजेस्ट कर सकता है। If so, there's a question in the Q&A box. If we are writing a case study for school children, in that case, do we need to get consent from parents? It's good कि guardian से हम बात करके consent ले ले, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग चिल्ड्रन को हम लोग vulnerable categories बोलते हैं, and there's a reason why we say that, right? तो अगर वो स्कोप है और अगर आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनसे कंसेंट ले सकते हैं, वर्बल ही सही, अगर वो किया जा सकता है तो one must do it. Ethically, one must do it, yes. Do we have any more questions from the group? Okay then, I don't see any hands up. हमने थोड़ा before time, मुझे लग रहा था कल हम एकदम cut to cut थे, तो आज time constraint ना हो, but good we finished before time. आप लोग, you can go ahead with your evening. Good evening. And so I will share all the required material and everything by tomorrow on mail. And we should stay in touch. We should keep this as a feedback loop, where it just doesn't end at this workshop, but it goes beyond that, right? So I would love to help, and हम लोग जिस तरीके से भी collaborate कर सके, we should do it. So you all can send in whatever case studies you want me to look at, or उन पे अगर discuss करना चाहते हैं in whichever way on mail, and also via the Google form that I'll share. So thank you everyone. Thank you once again for joining today. Thank you Rakesh ji. Thank you so much for your kind words. MIS रिपोर्ट के लिए कोई ट्रेनिंग, आई विल टेक नोट ऑफ दिस। आप प्लीज इसे ऑन मेल या फीडबैक फॉर्म में भी शेयर कर दीजिएगा। उस फीडबैक फॉर्म में भी वास्ट फॉर सजेशंस, तो जो भी सजेशंस हो आगे के लिए किस तरीके की ट्रेनिंग आप अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। तो उन सबको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे, एंड वी वुड लव टू टेक ट्रेनिंग्स ऑन दैट टू। Thank you everyone. Looking forward to other sessions as well and your participation. Thank you so much. Thank you everyone for all your words. Thank you. See you.